तो बच्चों आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर स्फेरिकल कैविटीज। में क्या होगा, आपके स्फीयर होंगे और कैविटी जो होंगी वो भी स्फेरिकल फॉर्म की होगी। स्फेरिकल कैविटी से मेरा कहने का क्या मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ माल भरा पड़ा होगा। कहाँ पे माल भरा पड़ा होगा सर? यहाँ पे इस जोन में कुछ मेरा माल भरा पड़ा है, ठीक है। और इसके अंदर जहाँ माल नहीं भरा पड़ा वो क्या कहलाएगी, आपकी कैविटी कहलाएगी। इस तरह से आपका भरा पड़ा है पूरा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पूरा भरा पड़ा है। और आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पूछी जा सकती है वो सुनो पहले तो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पूछी जाती है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जा सकती है कि सर मान लीजिए आपका एक पॉइंट है ए यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट है ए यहाँ पर, उसकी दूरी है मान लीजिए, सेंटर से दूरी होगी हमेशा, सेंटर से दूरी है आपकी स्मॉल r1, ठीक है। एक बी पॉइंट है यहाँ पे, उसको आर ए लिख देते हैं, उसकी यहाँ सेंटर से दूरी है मान लीजिए आर बी, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने सी ले लिया बाहर की तरफ, इन तीनों से दोनों से बाहर, और इसको सेंटर यहाँ से कितनी दूरी पे, मान लीजिए आपका आर सी दूरी पे है और ये पॉइंट सी है। तीनों पॉइंट में फर्क क्या है वो तो हर बच्चा समझ ही रहा होगा। ए पॉइंट क्या है सर, वो कैविटी के अंदर लाई करता है। बी पॉइंट क्या है सर, वो आपका लाई करता है कंडक्टर के ऊपर ही। ये पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर मटेरियल बना पड़ा है इसमें, कंडक्टर के ऊपर ही लाई करता है। और जो सी पॉइंट है वो आपका इन दोनों स्फीयर के बाहर लाई करता है, ठीक है। ये वाली जगह क्या है, ये वाली जगह कैविटी है। तो पहली बात को हमको निकालना कैसे है, हमको निकालना कैसे है तो सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बारी आएगी निकालने की, ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा कि आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सिर्फ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में आप समझ जाओगे क्या होता है। सिर्फ अंदर वाले चार्जेस से आपको मतलब है, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस से मतलब है। क्या है इसका मतलब, जब हम निकालेंगे तब मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ अंदर वाले चार्जेस से मतलब है, ठीक है। मतलब इसका सिंपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओनली इंटरनल चार्जेस आर इंक्लूडेड, ठीक है। दूसरी बात ये, दूसरी बात ये कि एक बात हमेशा रखनी है कि आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। ये वाली बात हमेशा रखना है कि कंडक्टर के अगर मटेरियल में कोई पॉइंट रखा है तो कंडक्टर में कहीं भी रखा हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं सर ये कैसे बोला आपने, पता होना चाहिए सारी चीज। मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने कैविटी स्टार्टिंग पढ़ाई तभी मैंने आपको बता दिया था। और कंडक्टर में आप जानते हो कि उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये होगी। पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखना, पोटेंशियल की अगर मुझे बात करनी है, पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है किसी पॉइंट, चाहे ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, तो इसके लिए सभी चार्जेस लेने होते हैं, इसके लिए सभी चार्जेस लेने होंगे। अभी सभी चार्जेस क्या होते हैं इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। सभी चार्जेस लेने होते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड अगर हम बात करते हैं कि आपका सेकंड, सेकंड पॉइंट तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये मेन मुद्दा है कि आपको, अच्छा एक और बात कि यदि यदि पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, यदि पॉइंट कंडक्टर के अंदर है तो आपको पोटेंशियल यानी V सरफेस पर निकालना होगा, सरफेस पर निकालना होगा। क्योंकि ये वाली सारी चीजें बच्चों मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने आपको कंडक्टर पढ़ाया था तो उसका सेकंड पॉइंट का निकालना है या निकालना है बस, ठीक है। जब मैंने आपको कंडक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि अगर कोई पॉइंट अंदर है तो उन सबका पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं। ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं, बस इसको मैं इसको वापस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक तरह से रिविजन हो जाए, ताकि हमको आगे क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। आ रही है सारी बात समझ में? कोई वैसा पॉइंट जो आपको लग रहा हो कि नहीं पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। एक और पॉइंट है जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, वो सुनना। जो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों के लिए एक लाइन हमेशा वैलिड है कि इफ the point where we are calculating electric field and potential, if the point is outside the sphere, if the point is outside the sphere, किसी भी स्फीयर के, चाहे वो कैविटी के बाहर हो, चाहे वो आपके कंडक्टर के बाहर हो, किसी भी स्फीयर के बाहर हो, then all the charge all the charge on the sphere is taken as point charge, as point charge at the center of, at the center of sphere। क्या मतलब है इसका, जब हम सवाल करेंगे ना तो उसको बस समझेंगे। लेकिन इन सबको करने से पहले सबसे एक और चीज समझनी है, वो क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आई होप कि सबको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ऑन ईच सरफेस, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आपको जूम क्लास करनी है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस वाली क्लास आपकी यूट्यूब वाली नहीं रखी है, इस वाली क्लास को मैंने आपका जूम लाइव कर दिया, जैसे डिमांड वैसे काम होंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस आपको बस निकालना आना चाहिए, वो निकालने का तरीका मैं आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब सुनो, करते हैं सवाल, एक का सवाल उठाते हैं, उसमें समझ में आएगी चीज। तो देखो, सबसे पहले सवाल उठाते हैं अपन। प्लीज ध्यान देना, जो जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं उन पॉइंटों को मैं वापस से दर्शाऊंगा जब मैं लिखवाऊंगा, तो इसलिए कृपया करके ध्यान देना हर एक पॉइंट पर। तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लिया, उसमें मैंने फिर से क्या किया, आपके दो स्फीयर बना दिए, ठीक है, एक अंदर वाला कैविटी वाला और एक बाहर आपका कंडक्टर वाला। इस तरह से मैंने एक और स्फीयर बना दिया, ठीक है, ये दोनों स्फीयर है। अब सुनो, और वही सारी चीजें हैं कि भाई रेडियस मैंने ले रखा है, आप इतना समझदार हैं। ये मान लीजिए आपका रेडियस R2 हो गया, ये आपका रेडियस R1 हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपका माल भरा पड़ा है इस एरिया में, यानी इस एरिया में क्या है आपका, सब कंडक्टर टू कंडक्टर है, ठीक है, और बीच में क्या है आपका खाली पड़ा है, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे 3-4 पॉइंट दे दिए जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ए पॉइंट है जिसकी सेंटर से दूरी है RA, एक बी पॉइंट है जिसकी सेंटर से दूरी है आपकी RB, और एक बाहर पॉइंट है जिसकी दूरी सेंटर से आपकी मान लीजिए RC, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं। R1 R2 आपको रेडियस देखा है, इसमें आप सुनो काम की बात, हम पहले निकालना सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले निकालना सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो देखो, जो एक्चुअल तरीका होता है, जो एक्चुअल तरीका क्या होता है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार बता रहा हूँ, पर ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बस फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं। तो पहला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए पे निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलो, आप ये सोचो, आप जब ए को देखो ना, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया वापस, मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले तो काम क्या है आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहले काम क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सुनो, मैं बोलूंगा क्या सर, देखिए आपका, मैंने आपने चार्ज तो अभी तक रखा ही नहीं, तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है क्यों उठा के, अगर यहाँ पे चार्ज रखा है तो मैंने क्या कहा था आपका, अंदर वाले चार्ज से बाहर फर्क पड़ता है, पर बाहर वाले चार्ज का अंदर फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैंने क्यों रखा है, तो बाहर वाली सरफेस पे पूरे पे क्यों आ जाएगा आपका, इस वाली सरफेस पे आपका जीरो चार्ज आएगा। कभी भी बाहर वाले चार्ज का अंदर फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर वाले चार्ज का फर्क पड़ता है, पर अंदर तो कोई चार्ज रखा ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना यहाँ पे चार्ज आएगा, बाहर तो आएगा ही क्यों, बाहर इसलिए आएगा क्योंकि पहले आपने क्यू तो अपनी तरफ से रखा ही था, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ तो सुनो, मैं बोलूंगा जब ए को देखूंगा, मैंने क्या कहा, जब ये पॉइंट पहला पढ़ो, पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस से मतलब है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपको निकालनी है तो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस, मतलब जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर देखो। तो आप एक बार देखना चाहोगे कि ए पॉइंट है कहाँ, सर ए पॉइंट मेरा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे है सेंटर, और ये है आर। तो आपको क्या करना है सर, इस यहाँ पे जो आपको बन रहा है एक स्फीयर टाइप से एक ही साथ में, उसके अंदर कितना चार्ज है सर, उसके अंदर चार्ज तो जीरो है। अब मैं गॉस लॉ जानता हूँ, क्या होता है गॉस लॉ, होता है ई इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मैं ए पे एक गॉसियन सरफेस मान के करता हूँ तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो अब कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट मैंने क्यों लिखवाया। फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने लिखवाया था क्या, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस से मतलब है, ये मैंने पॉइंट इसलिए लिखवाया है बिकॉज आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो गॉसियन सरफेस का यूज करते हो, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है सिर्फ उसको लेकर चलते हो हमेशा, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा आपका, जीरो निकल के आएगा। तो बस याद रखना, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है देन यू जस्ट हैव टू यूज द अंदर वाले चार्जेस उस पॉइंट से। अब हम बी पे आते हैं, अब हम बी पॉइंट पे आते हैं। जब बी पॉइंट को देखते हो तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैंने आपको एक पॉइंट और लिखवाया था, तुम ध्यान दो। तो मैंने क्या कहा कि अगर कंडक्टर पे है कोई चार्ज अगर आपका कंडक्टर में रखा है तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बिना सोचे समझे कुछ भी मत सोचना, आंसर जीरो कर देना, ठीक है। तो जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम एक बार खास ध्यान दो। तो मैं क्या बोलूंगा, सर देखिए यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, और आपका जो बी पॉइंट है वो बीच में पड़ा है, मतलब वो कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, तो ईवी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि सर ईवी के अंदर तो कोई चार्ज भी नहीं होगा ना। दो तरीके से समझ सकते हो इस चीज को, दोनों तरीके समझ लो ना, कि सर यहाँ पे अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो आपको फिर से ईवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों रीजन सही है। सी पॉइंट पे जाते हैं, अब सुनो। अब सी पॉइंट मैंने जाने से बोला, सी पॉइंट को मैं देखता हूँ है कहाँ, तो मैं सर देखिए ये अंदर वाला स्फीयर, ये बाहर वाला स्फीयर, ठीक है, और यहाँ माल भरा पड़ा अपना। तो सी पॉइंट है वो बाहर रखा है। सी पॉइंट कहाँ रखा है आपका, सी पॉइंट आपका, निखिल जी को नमस्ते। तो सी पॉइंट है बच्चों वो बाहर रखा हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो सी पॉइंट क्योंकि बाहर रखा हुआ है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखवाया है, ये पॉइंट अगर याद होगा ना सारे, तो बस सवाल आराम से कर लोगे।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के लिए कॉमन पॉइंट था, ये होता है आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, इसके लिए पॉइंट याद रखो क्या, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर देन ऑल द चार्ज ऑन द स्फीयर इज टेकन एज पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर कोई पॉइंट आपका स्फीयर के बाहर आता है तो पूरे स्फीयर के बाहर ही है, तो मैं क्या करूंगा इस, और इस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है सिर्फ यहाँ पर, और कोई तो चार्ज है नहीं, तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। अगर अंदर होता तो अंदर को भी हम काउंट करते, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। तो हम क्या मान लेंगे इस पूरे स्फीयर को, क्योंकि ये पॉइंट आपका यहाँ सेंटर से आर सी की दूरी पर है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट सी पॉइंट आपका बाहर है क्योंकि आपके स्फीयर से, तो मैं स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लूंगा, इस स्फीयर को क्या करूंगा मैं एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लूंगा, और पॉइंट चार्ज कितने का होगा, जितना टोटल चार्ज है इसमें, तो टोटल चार्ज क्यू है, क्यू रख दिया, कितनी दूरी है आर सी, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी निकल के, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पे निकल के आपकी, वो निकल जाएगी के क्यू बाय, नीचे क्या लिखूंगा मैं आर सी लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज से आपका डिस्टेंस लेना है वो होगा। जल्दी से बता दो सबके सब बच्चों की ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकालनी है समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊंगा, इस पर मैंने हर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, ऐसे 3 क्वेश्चन करेंगे हम, लेवल बढ़ाएगा इस बात में, समझ में आया कि नहीं आया, कोई ऐसी बहुत टॉप चीज तो थी नहीं, राइट, 2 सिंपल चीज थी। अब मेरा दूसरा काम क्या है, मेरा दूसरा काम है यहाँ पे पोटेंशियल निकालना। ठीक है, यहाँ पे मेरा काम, देखो मैं जानता हूँ ये सब चीजें आसान लगती हैं, पर दिक्कत है ना कि धीरे धीरे समझ में आएगी, स्टेप बाय स्टेप होता है ना हर चीज को पढ़ने का तरीका। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, देखो चलिए, सेकंड चीज हमको क्या निकालनी है, सेकंड चीज सर हमको निकालनी है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वी निकालना है। ठीक है, तो सुनो, पोटेंशियल के मैंने क्या पॉइंट देखा था, ये पॉइंट अगर याद है तो मेरी गारंटी, दुनिया का कोई सवाल आ जाए तो मैं सामने मेरी गारंटी तुम गलत कर देना होगा, ये पॉइंट को फॉलो करोगे तो पहली बात पोटेंशियल सभी चार्जेस लेने होंगे, सभी चार्जेस लेने होंगे से मेरा क्या कहने का मतलब है कि सर आपको जितने भी चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी जहां जहां जो जो चार्ज दिख रहा है, आपको उस हर चार्ज का पोटेंशियल लेना पड़ेगा। सवाल की सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई अब सुनो, मैंने बोला कि सर देखिए आपका, देखिए सर आपका क्या हो रहा है, ए पॉइंट कहाँ पर है, तो अगर मैं ए पॉइंट को देखता हूँ, ए पॉइंट कहाँ पर है, तो सर ए पॉइंट जो है ना वो आपका यहाँ पे रखा है सेंटर से आर ए की दूरी पर, सेंटर से कहाँ है आपका आर ए की दूरी पे, हाँ सर ये बात तो सही बोल दिया आपने, लेकिन ठीक है वो कैविटी के अंदर है, बहुत अच्छी बात है, जो कैविटी के अंदर हो चाहे ना हो, पर है तो कंडक्टर के अंदर ही ना, माना कि कैविटी के अंदर है, पर है तो बड़े वाले कंडक्टर के अंदर ही ना, हाँ सर है, और जो कंडक्टर में चार्ज रखा है वो यहाँ पे क्या क्यों रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ए पे जीरो हो जाता, पर यहाँ पे ए पे जब मैं कुछ निकालना है पोटेंशियल, तो इस वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन बाहर वाली सरफेस पे चार्ज रखा है ना, आपको वो भी लेना पड़ेगा। अब सुनो, यहाँ पे पॉइंट पे आता है सेकंड पॉइंट, यदि पॉइंट कंडक्टर के, मैंने अंदर लिखा कंडक्टर के अंदर है, यदि पॉइंट कंडक्टर के अंदर है तो आपको वी सरफेस पर निकालना होगा, याद रखना इस बात को, यदि पहली बात तो जितने चार्ज हैं उन सबको ऐसे पोटेंशियल लेना है, ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर जो पॉइंट है वो कंडक्टर पे रखा है तो आपको सरफेस का पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं, मैंने देखा सर ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है वो यहाँ से, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वजह से जीरो होगा ना, यहाँ पे कोई चार्ज है तो यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन क्योंकि जो वो चार्ज है, जो वो चार्ज है कोई, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोला था अभी कि भाई अगर आपका कोई पॉइंट अंदर रखा होता है स्फीयर के, तो आपको सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हो, क्योंकि ए पॉइंट जो है यहाँ पर जो अंदर वाले स्फीयर के भी अंदर है, लेकिन अंदर वाले स्फीयर पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसका पोटेंशियल जीरो, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे तो सर है ना चार्ज, तो मैं क्या करूंगा सर बाहर वाली स्फीयर पे चार्ज है, पॉइंट क्योंकि अंदर रखा है, तो मैंने क्या कहा जब पॉइंट अंदर रखा होता है स्फीयर के, तो आपको पोटेंशियल कहाँ निकालना होता है, सरफेस पे निकालना होता है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे वी ए का पोटेंशियल क्या निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा पहली बात तो के क्यू बाय के क्यू, अच्छा मैंने गलती कर दी, यहाँ आर सी स्क्वायर होगा ना भाई, तुम लोग याद नहीं दिलाते फिर बाद में बोलते रहते हो, यहाँ आर सी स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दुर्घटना ये है कि आर कौन सा लूँ, स्मॉल आर ए लूँ, कैपिटल आर वन लूँ, कैपिटल आर टू लूँ, सरफेस सरफेस की दूरी कितनी है, सरफेस की दूरी सर आर टू है, तो आर टू ले लो आप, ठीक है, सरफेस की दूरी सेंटर से लेनी है, क्योंकि सरफेस तो सब जगह से बराबर ही पे होता है। ठीक है, मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बाकी बच्चों को, मेरी वॉइस में कोई भी हल्की तरह की प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी को, आ रही है तो जल्दी बताओ, नहीं आ रही है लेकिन नेटवर्क, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक पोटेंशियल हो गया, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरा पॉइंट कौन सा है सर, दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, अब सुनो,
अब बीवी का भी क्या चक्कर है सर, बीवी तो आपका सरफेस के अंदर है, तो वो बी पॉइंट यहाँ पर है। मैंने क्या कहा, जब भी किसी पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल आपको हर चार्ज की वजह से निकालना होता है। सेंटर पे कितना चार्ज है, जीरो। यहाँ कितना चार्ज है, जीरो, तो इनकी वजह से पोटेंशियल जीरो। बाहर कितना चार्ज है सर, बाहर चार्ज है क्यू। अब फिर वही वाली बात, क्या जो बी पॉइंट है क्या वो बाहर वाले स्फीयर के अंदर है? हाँ सर, बाहर वाले स्फीयर के अंदर है। तो जिसके अंदर है तो साफ सी बात है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और सरफेस कहाँ पर है, R2 पर है। तो बी बी भी क्या निकल के आएगा बच्चों, इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी के क्यू बाय R2। ठीक है, थोड़ा पोटेंशियल दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि सारे चार्ज देने होते हैं। फिर तीसरा हम जाते हैं सी पर। तीसरा हम जाते हैं आपका सी पर। सी को अगर हम देखें, खास ध्यान देखिए, सी पॉइंट कैसे है आपका सर, देखिए यहाँ पे अंदर ही है और सी पॉइंट यहाँ पर है आपका, मतलब बाहर है, यहाँ सेंटर से R सी दूरी पे। अब लौट के आते हैं हम अपने पॉइंट्स पर। ये 3-4 पॉइंट्स अगर तुम्हें याद है, मेरी गारंटी तुम्हें कोई दुनिया में हरा नहीं सकता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ निकालने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, अगर पॉइंट आपका बाहर रखा है स्फीयर के, तो जितना भी चार्ज आपको स्फीयर पे दिख रहा है उस सारे चार्ज को आप पॉइंट चार्ज मान लेते हो कहाँ पे, सेंटर ऑफ स्फीयर पे। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करें तो सी क्या है, सी सर इन दोनों के बाहर है। ठीक है, इन दोनों के क्या है, बाहर है। खैर अब मुझे यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, इनकी चिंता नहीं करनी, सारा चार्ज यहाँ पर है। तो मैं क्या मानूंगा, सी के लिए इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लूंगा, क्योंकि आर सी दूरी पर होगा, चार्ज कितना क्यू होगा, तो यहाँ वी सी क्या निकल के आ जाएगा, वी सी विल कम आउट टू के क्यू बाय। अब डिस्टेंस क्या लेना है, तो डिस्टेंस मुझे आर सी लेना होगा, कैपिटल R2 नहीं लेना पड़ेगा, हम सरफेस पे नहीं निकाल रहा, तो बाहर है ना, तो पॉइंट चार्ज की तरह स्मॉल आर सी। जल्दी बता दो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? आपको ऐसे बहुत बड़ी तोप चीज नहीं पढ़ाई मैंने, बस वो जो 3-4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे थे वो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखो ये सारी चीज में जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट बच्चों मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज पढ़ाई है मैंने यहाँ पे, बस मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था ना बच्चों, उसका मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ और कुछ। ठीक है, तो आई होप कि वो सबको समझ में भी आपको अच्छे से आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, इस बार धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिर से मैं वो बनाऊंगा आपका स्फेरिकल कैविटी, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने एक और स्फीयर बनाया। इस तरह के सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, ये वाले एग्जाम में, ये वाला सवाल देखो, एक बार बता दो, कंडक्टर के सवाल जो आते हैं नीट में आते हैं, पर वो थोड़े से इजी लेवल वाले आते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सवाल अक्सर कम आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये आए नहीं है। ठीक है, लेकिन वो आते हैं तो इजी ही आते हैं, तो आपको इजी समझना बहुत जरूरी है। हार्ड तो हम जाएंगे ही जाएंगे, पर आते हैं और बच्चों से नहीं होते, ये भी मैं बताता हूँ आपको, बच्चों से वो सवाल होते नहीं है, क्योंकि ये एक अलग तरह का टॉपिक है। अगर आपको स्टेप्स पता है, आपको तरीका पता है, आप कर पाओगे। नहीं तरीका पता तो आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने ये अपने ऑफलाइन वाले बच्चों से भी बात शेयर करी थी। सही बताऊँ एक बात, आपको मैंने कंडक्टर पढ़ाया ना अपने, जब मैं क्लास 12th में था, फिर मैंने ड्रॉप भी किया, ये सब कुछ किया। लेकिन जब एक बार किसी चीज को आप पहली बार ढंग से पढ़ लेते हो ना, कुछ चीजें कुछ लोगों ने शायद इसका भी टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा कभी। तो एक बात याद रखना, जो चीज आप पहली बार पढ़ते हो ना, वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से याद रहती है और वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में भी आती है। जो चीज आप दूसरी तीसरी बार पढ़ते हो तो आपके होते हैं पुराने पाप, तो आपको आपके लिए समझना और उनको याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि पाप होते हैं पुराने। तो आप क्या करते हो, नई चीज पढ़ने की कोशिश तो करते हो, लेकिन बार बार आपको पुरानी चीजें बार बार याद आ रही होती है, आपको वो जो पुराने खराब कंसेप्ट थे ना, वो आपको नई चीजें समझने से रोकते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो पढ़ने की उम्र होती है वो लगभग, ये जवान जवान जो उम्र होती है 30 25 26 27 28 साल तक आपकी लर्निंग की एज होती है। अगर आपने वो उस तक पढ़ाई नहीं करी तो उसके बाद चीजें आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है, चीजें समझ नहीं आती। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे नहीं पढ़ा है ये सब चीजें, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो 25 30 के बाद आपको समझ में आना बंद हो जाता है, आप उस टाइम फिर आप पढ़ने के मोड में नहीं रहते। ठीक है, तो वही वाली बात है हमारे साथ में, अगर हम किसी चीज को कहीं पढ़ लेते हैं और अगर हमने गलत पढ़ लिया, तो याद रखना जब आप उस चीज को कहीं और पढ़ोगे ना, चाहे सही पढ़ो चाहे अच्छे तरीके से पढ़ो, आपके जो पुराने गंदे कंसेप्ट होंगे ना, आपको पढ़ने नहीं देंगे कभी। ठीक है, इसलिए प्लीज करके, अगर आपने नहीं पढ़ा है इस चीज को तो ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी याद रहेगा। और अगर अगर समझ में पहले पढ़ रखा है तो कोशिश करो कि उनको थोड़ा अंडू करो। अगर ऐसे ही समझा था तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे, अगर आपको लगता है कि ये आसान तरीका है तो इससे करो। आपको लगता है नहीं, जो मैंने पहले बार पढ़ा था जिस तरीके से पढ़ा था वो आसान है, तो आप उसको, जो आपकी मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात ये, देखो मैं अपने टाइम पे जब मैं बोर्ड, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी ये वाली बात, क्योंकि मैं अपनी एक स्टोरी बता रहा हूँ सिंपल सी, कि जब मैं अपने मतलब क्लास 12th में था तो उस टाइम में टॉपिक पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छे टीचर थे जो भी जिनसे पढ़ा था मैंने। ठीक है, लेकिन मैंने ये टॉपिक मेरे से स्किप हो गया था, ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी पढ़ी थी मैंने उनसे, पर ये टॉपिक मेरे से स्किप हो गया था। और स्किप होने का मतलब है कि टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा। तो मैं रियलिटी बताता हूँ
ये टॉपिक मैंने खुद तो पढ़ाने और मैंने कभी वापस पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने जाता था ना, तो मेरा कुछ ना कुछ बैकअप रहता था हमेशा कि भाई वो पढ़ाई रह गई है, कुछ वो पढ़ाई रह गई, कुछ वो पढ़ाई रह गई है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती थी। तो मैं इसको बाद में कोई पढ़ ही नहीं पाया। ये सवाल मेरे बोर्ड के एग्जाम में आया था, मैं नहीं करके आया। ये सवाल इस बोर्ड के एग्जाम में भी है, याद रखना, इस साल भी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मैं नहीं कर पाया। ये मेरे यही सब सेम सवाल मेरे आईआईटी के एग्जाम में आया, मैं 12th में नहीं कर पाया। ठीक है, और सोचो कि भाई मतलब आज मैं वही फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कहते हैं ना कि वो जो चीज़ आप एग्जाम में छोड़ के जाते हो वो एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो बात ये याद रखना कि भाई आप छोड़ के किसी चीज़ को नहीं जा सकते, और ये मेरा बहुत वीक था। और ये मान के चलो आज मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बच्चों को ऐसे हलुआ की तरह पढ़ाता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो मैंने बहुत मेहनत करी है फिर पढ़ाने के लिए। मैं रोज पढ़ने से पहले पढ़ता भी हूँ। आपकी क्लास में आने से पहले मैं खुद पढ़ के आता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ को किस तरह से बताना है, एक तरीका होता है। इसलिए मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ कोई कमी तो नहीं लगी, फिर मैं ऑनलाइन में उसको रिफाइन करके अच्छे तरीके से लेके आता हूँ। प्लीज 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 मेहनत कर लो बच्चों। टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और आजकल थोड़े से मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ। ठीक है, तो मे भी इसलिए कोशिश करो कि पढ़ाई करते रहो। ठीक है, आई होप कि आप लोग आगे जाके बहुत सारा सक्सेसफुल हो, अपना नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, और थोड़ा बहुत मेरा नाम भी होगा उसमें। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। तो अब मैं अगर बात करता हूँ तुमसे यहाँ पे, तो मैंने वही सवाल दे दिया सेम टू सेम, कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ऐसे दो रेडियस बना दिया आपके। एक ये रेडियस R1 हो गया। ठीक है, और इस तरह से मैं आपको एक यहाँ पे मैं 3 पॉइंट दे दूंगा आपको। और इस बार मैंने क्या किया है, सेंटर पे आपका एक चार्ज होती है बाहर से लगे क्यू, सेंटर से एक चार्ज होती है यहाँ पे लगे क्यू। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहला काम सर मेरा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, पहले तो मैं पॉइंट बताता हूँ कि एक ए पॉइंट है यहाँ पे, एक बी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और एक सी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, बाकी R1 R2 पता नहीं है। आर ए आर बी आर सी मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा खराब हो जाएगा, डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं वो आर ए आर बी आर सी नहीं लिख रहा, छोटे आर ए आर बी। ठीक है, अब सुनो। और सबसे पहला काम क्या है बच्चों मेरा, कि मुझे करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। राइट, मैं वो पूरे में माइनस माइनस नहीं बना रहा हूँ, आप समझदार हो। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि अंदर माइनस क्यू है तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। ये चीज़ कैसे बनाई है मैंने, ये चीज़ मैं समझा नहीं रहा, क्योंकि मैं इसको लास्ट लास्ट समझा चुका हूँ। अगर किसी को कोई भी हल्की सी भी दिक्कत है मैंने कैसे कैसे किया है, प्लीज जाके यूट्यूब की वीडियो देख लो, वहाँ पड़ी हुई है, मेरे लिए नहीं पड़ी है वो, तुम्हारे लिए पड़ी, प्लीज जाकर देख लेना। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को दिक्कत रहती है, नहीं कर पाओगे तो पूरा आंसर गलत निकल के आएगा, प्लीज कर लेना। तो इस तरह से अब ए बी सी पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो 3 4 रूल्स हैं, वो याद रखते रहना। ठीक है, और आंसर निकालते रहना। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहला पॉइंट है ए। जो मैं ए पॉइंट को देखता हूँ, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालनी है तो अंदर के चार्जेस को देखना है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अंदर के चार्जेस को देखना है। तो मैं एक बार बनाता हूँ, तो ए पॉइंट क्योंकि मेरा यहाँ पे रखा है, और ये सिर्फ अंदर कैविटी वाला पॉइंट के अंदर रखा है। मुझे बाहर से उसके बाहर क्या है, ए पॉइंट के बाहर के मुझे उससे मतलब ही नहीं, मुझे ये भी बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है। ठीक है, मुझे बाहर वाला बनाना चाहिए नहीं था। तो मुझे बस मतलब है कि ए के अंदर वाले चार्ज कितने हैं। तो अंदर क्या रखा है, क्यों रखा है, खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, वो कितनी दूरी पे होगा, यहाँ से स्मॉल आर ए की दूरी पे होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर ए स्क्वायर। स्मॉल आर ए रखना है, क्योंकि आपका यहाँ से वो आर ए का काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करेगा ना जब अंदर है। मैंने क्या कहा फिर से, जब भी आपका स्फीयर के अंदर रखा है, जब भी आप स्फीयर के अंदर रखा है कोई पॉइंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर देखने हैं चार्जेस, बाहर के चार्जेस नहीं देखने। अगर क्यों देखते हैं अंदर की तरफ, तो इसका रीजन बताया था, गॉस लॉ। गॉस लॉ में आप सिर्फ अंदर के इंटरनल चार्जेस को देखते हो। बी पॉइंट की अगर बात करते हैं, मैं जानता हूँ बी कहाँ पे रखा है सर। बी कितनी भी दूरी पे रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी कहाँ पे रखा है, तो बी मेरा कंडक्टर पे रखा है। और कंडक्टर पे जब आपका कोई पॉइंट होता है, तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, चिल्ला चिल्ला के अपने आप बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अगर कंडक्टर में आ गया, कुछ सोचना ही नहीं है। फिर भी अगर आप सोचना चाहते हो कि सर कैसे आया होगा बी, तो मैंने फिर से क्या बात बोली, कि हमेशा अंदर के चार्जेस को देखो। तो बी के अंदर चार्ज देखो, तो बी के अंदर माइनस क्यू आएगा और क्यू आएगा, टोटल चार्ज जीरो, आंसर माइनस क्यू प्लस क्यू, आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। खत्म हो गया सवाल, वहाँ पे सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो किसी भी रीजन से करो, क्योंकि अगर क्यू जीरो है तो ई भी जीरो होगा। सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सी पॉइंट का आंसर, सी पॉइंट आपका इन दोनों स्फीयर के बाहर रखा है। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपका कोई पॉइंट स्फीयर के बाहर होता है, तो आप वहां पर उसको पॉइंट चार्ज से दर्शाते हो, पूरे उस चार्ज को। और वो कितना होता है आपका, इसको यहाँ सेंटर से आरसी की दूरी पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये है कि पॉइंट चार्ज तो समझ गए कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना लेके चलेंगे, तो टोटल चार्ज की बात करिए। एक बार उस पॉइंट को अगर मैं तुम्हें वापस दिखा दूं, तो मैंने क्या कहा था, देखो, जब भी अगर यदि सॉरी यहाँ पे बदल है, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, देन ऑल द चार्ज मतलब जितने भी चार्ज आपको दिख रहे हैं, जितने भी चार्ज स्फीयर के अंदर, वो सारे चार्जेस को आप क्या करोगे, पॉइंट चार्ज की तरफ मान लोगे। कहाँ पे, सेंटर की तरफ मान लोगे।
तो वही मैं चीज यहाँ पे करने वाला हूँ कि इस पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है सर। टोटल चार्ज देखो यहाँ प्लस क्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू। इस बार तो आप जल्दी कर पाओगे माइनस क्यू, और यहाँ पे अंदर फिर प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू ही हो गया। ठीक है, टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पॉइंट चार्ज की तरह के क्यू बाय आर सी स्क्वायर। जल्दी बता दो, चिल्ला चिल्ला के दो चार लोग तो कम से कम, कि समझ में आया कि नहीं आया। कोई तकलीफ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो तो जल्दी बता दो। इसके बाद हम नेक्स्ट पोटेंशियल करते हैं। आगे बस समझ में, जल्दी समझ में आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल की पहले बात करते हैं ए पॉइंट की। जब ए पॉइंट की बात करते हैं तो ए पॉइंट कहाँ है सर, वो अंदर रखा हुआ। मैंने क्या था, जब भी पोटेंशियल निकालना होगा तो आपको सारे चार्जेस लेने होंगे। बच्चे बस ये वाली बात बोल जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको सारे चार्जेस नहीं लेने हैं, पर पोटेंशियल के आपको सारे चार्जेस लेने हैं। तो अब वो देखोगे सब चार्जेस उसके लिए कहाँ कहाँ पर है, ए पॉइंट के लिए कहाँ पर है, सुनो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो पॉइंट है क्यू, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका क्यू, सुनो, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको, अगर थोड़ा सा भी याद हो, अगर आपको ये बात थोड़ी सी भी याद हो, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। भले ही आपका जो ए पॉइंट है यहाँ से वो आपको सेंटर पे होता हुआ महसूस हो, भले ही जो आपका ए पॉइंट है वो आपको सेंटर से क्यू पे महसूस हो, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था, क्योंकि जो ए पॉइंट है वो कंडक्टर के अंदर लाई करता है, कंडक्टर के अंदर लाई करता है। सोनी जी आ गई है, एक सेकंड रुको यार, मेरे घर पे कुछ आया है, बस एक सेकंड रुकना। हाँ सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था, ए पॉइंट को देखते हैं अपन। ए पॉइंट के लिए तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, हाँ कर दिया था ना। तो मैंने क्या कहा था, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका हर पॉइंट, ये क्यू है, ये माइनस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा। तो मैंने क्या, पोटेंशियल क्या निकालना है आपको, हर सरफेस पे निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर तुम बात करो ए पॉइंट की, तो सबसे पहले चार्ज आएगा क्यू, ये हो गया ए पॉइंट, और ये चार्ज होगा क्यू। तो यहाँ से आपका क्या है, आपको आर ए की दूरी होगी। तो मैं वी ए लिखना शुरू करता हूँ। तो वी ए क्या हो जाएगा आपका, के क्यू बाय स्मॉल आर ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये पॉइंट तो आपके लिए पॉइंट चार्ज का काम कर रहा है, जो ये क्यू चार्ज है। हाँ सर, बात सही है आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है आपका, ये माइनस क्यू वाला है, ये कहाँ पे रखा है सर, ये इसके सरफेस पे रखा है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे सरफेस है, ठीक है। सरफेस पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है। तो जब कोई पॉइंट है रखा ही सरफेस पे है, तो जब सरफेस पे रखा होता है तो मैं उसको सेंटर से लेके चलता हूँ, सेंटर से लेके चलता हूँ। और कितना दूरी होगी सेंटर से, R1 की दूरी होगी। तो यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा मैं, प्लस के माइनस क्यू, यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी बच्चों, ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल R1। क्यों, अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस बार जो वो है ना माइनस क्यू, वो सरफेस पे रखा हुआ है। और जब सरफेस पे रखा है तो आपको सरफेस का ही पोटेंशियल लेना होता है, और सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आपका कैपिटल आर होता है। तो ए पॉइंट भले ही कहीं पे भी रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, लेकिन जब वो सरफेस पे रखा हुआ है आपका चार्ज, तो आपको सरफेस का ही पोटेंशियल लेना होता है। और सरफेस कितने पे है आपकी, R1 पे है। सरफेस कितने पे आपकी, R1 पे, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू, के माइनस क्यू बाय R1, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तीसरे की अगर बात करते हैं, तीसरा है आपका प्लस क्यू। ये भी कहाँ रखा है सर, ये भी सरफेस पे रखा है, लेकिन वो कौन सी सरफेस पे रखा है, तो जब चार्ज सरफेस पे रखा है तो आपको सरफेस का ही पोटेंशियल लेना है। तो वो सरफेस पे रखा है इसकी बाहर वाली की, और बाहर वाली का रेडियस कितना है, R2। तो जो चार्ज सरफेस पे रखा है उसको सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, वो तो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। यहाँ पे के क्यू डिवाइड बाय R2 रखना है। तो यहाँ से वी क्या निकल के आ जाएगा सर, वी निकल के आ जाएगा आपका। एक काम करते हैं, के क्यू कॉमन लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 बाय स्मॉल आर ए माइनस 1 बाय R1 प्लस 1/R2। याद रखना, पोटेंशियल निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होती है बच्चों को, लेकिन आई होप कि ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ ये VA समझ में आया कि नहीं आया। तकलीफ होती है बहुत समझने में, लेकिन समझ में आया, आएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकाला मैंने VA, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक भी निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि सिर्फ इसमें अंदर वाले चार्ज लेते हैं, बाहर का मतलब नहीं होता। तो पोटेंशियल में आपको सारे चार्ज लेने होते हैं, तो वो सोचने वाली बात है, ठीक है। आगे भी पॉइंट आएंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। सर के क्यू बाय आर ए जो लिया है उसका बता दीजिए प्लीज, ठीक है। सुनो, सही सवाल पूछा, एक बार सुन लेते हैं इसको भी। तो देखो, तो ये अपनी शुमाइला जी ने पूछा है कि आपने के क्यू बाय स्मॉल आर ए कैसे ले लिया, ठीक है, कैसे ले लिया उसको एक बार बताने की कृपा करें। तो देखो, बात ये है दरअसल, अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मेरा जो यहाँ पे पॉइंट ए, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल जब भी आपको लिखना होता है तो सारे चार्जेस को वैसे लिखना होता है। तो हर चार्ज को अलग अलग सोचो और हर चार्ज की वजह पोटेंशियल लिखो। सर जो अंदर रखा है, क्यों रखा है, सेंटर पर रखा है ना, सेंटर की दूरी क्या होगी, स्मॉल आर ही तो होगी। तो सवाल में मैंने दे नहीं रखा, पर आप समझ जाओगे ना, क्योंकि पिछले सवाल में दे रखा वही सवाल है। ये आर ए दूरी पर है, ये आपका सेंटर से स्मॉल आर बी दूरी पे होगा, जो आपका सी है वो सेंटर से स्मॉल आर सी दूरी पे होगा। ये तो गिवन होता है, मतलब ये तो
स्मॉल आर का मतलब हम डिस्टेंस से मतलब करते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ से आपको पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था, पोटेंशियल हर पॉइंट की वजह से लिखते हो, तो ये क्यू आर निपट गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये माइनस क्यू। इस माइनस क्यू की वजह से लिखेंगे तो ये कहाँ पर सर, सरफेस पे रखा है। सरफेस पे जब भी लिखना होता है ना, सरफेस का पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, जहाँ पे आर क्या होता है, स्फेयर का रेडियस या सरफेस का रेडियस। सरफेस का रेडियस हो गया, तो मैंने बोला सर ये माइनस क्यू कहाँ पे रखा है, सरफेस पे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल, ए पॉइंट अंदर है तो माइनस के क्यू बाय आर। मैंने कहा था ना ये वाला पॉइंट कहाँ से, समझो इस वाले पॉइंट में क्या होगा, अगर कोई पॉइंट आपका कंडक्टर के अंदर है तो आपको भी सरफेस पर निकालना होगा, तो सरफेस का पोटेंशियल आपने लिख दिया होता है आराम से। ठीक है, ये तो आपका ये क्या हो गया, के माइनस क्यू बाय आर वन, क्योंकि सरफेस पे रखा है। तीसरा प्लस क्यू, प्लस क्यू भी कहाँ रखा है, सरफेस पे रखा है, सरफेस पे रखा, हम सरफेस का पोटेंशियल लेते हैं, तो के क्यू बाय कौन सा सरफेस पे, आर टू वाली सरफेस पे, उसको उठाकर हमने रख दिया। आई होप तुम्हारे भी समझ में आती होगी वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो बी पॉइंट है आपका। ठीक है, बी पॉइंट की अगर बात करते हैं, बी पॉइंट कहाँ रखा है, तो देखो सबसे पहले हम हर चार्ज को अपने हिसाब से सोचो। तो देखो हम्म, तो देखो अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट की, तो ध्यान देना इस बी पॉइंट पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान दो। मैंने क्या बोला, अगर मैं बी पॉइंट को देखता हूँ तो बी पॉइंट इस सरफेस के बाहर रखा है, अंदर वाली सरफेस के बाहर रखा है ना, हाँ सर बाहर तो रखा है। अब याद करो मैंने आपको एक बात समझाई थी क्या, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू, ये अंदर वाली सरफेस है, ध्यान देना प्लीज। क्या आपका ये क्यू और माइनस क्यू जो भी स्फेयर बन रहा है, जो भी स्फेयर बन रहा है, क्या जो बी पॉइंट है इन दोनों के बाहर है ना, हाँ सर है तो दोनों के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर भी होते हैं, दोनों से बाहर है। और फिर मैंने आपको क्या बात बताई थी, कभी भी कोई भी पॉइंट किसी स्फेयर के बाहर हो तो आपको उस स्फेयर को कैसा लेना है, उस स्फेयर को पॉइंट चार्ज की तरह महसूस करना है। ठीक है, ठीक है सर, हाँ बात तो आपने सही बोली थी। और पॉइंट चार्ज की तरह लेना तो है, पर पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी देनी है, टोटल चार्ज कितना देखिए, तो टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे क्यू है और माइनस क्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर मैं वी भी लिखने जाऊंगा, तो वी भी लिखने जाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला तो जीरो वैल्यू थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। अब जो बी पॉइंट है, वापस ये अंदर के दो, ये चार्ज निपट गया, ये अब हम बाहर वाले की बात करते हैं। जब मैं बाहर वाले की बात करता हूँ, तो बी पॉइंट कहाँ है बच्चों, वो अंदर है। बाहर वाला जो चार्ज है वो कहाँ सरफेस पर है। जब कोई चार्ज सरफेस पे होता है तो हम सरफेस पोटेंशियल लेते हैं, तो सरफेस कौन सी सरफेस पे है सर, आर टू वाली सरफेस पे है, तो यहाँ से दूसरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर टू हो जाएगा। जैसे ही मैं कोई भी पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करूँ, जल्दी से तुम्हारा आंसर हाँ या ना में आ जाना चाहिए कि समझ में आया कि नहीं आया। क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर टू। अच्छे क्वेश्चन, ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, और ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सी की। सी तो बहुत ईजी है, सी तो बच्चों वाला है, क्यों सर, साफ सी बात है, सी तो सबके बाहर है ना। सी तो चाहे प्लस क्यू चार्ज है, चाहे माइनस क्यू चार्ज है, चाहे क्यू चार्ज, सबके लिए क्या है, बाहर है। तो सबके लिए आपको सेंटर से डिस्टेंस क्या लेना है, स्मॉल आर सी लेना है। ठीक है, देखो आज के बाद में स्मॉल आर है, स्मॉल आर बी, स्मॉल आर सी का ऑटोमेटिक समझ रहा हूँ, सेंटर से डिस्टेंस है आपका। और मैंने क्या देखा, सी पॉइंट सबके बाहर है, तो सी पॉइंट के लिए सबके सबका होंगे पॉइंट चार्ज की तरह काम करेंगे। तो टोटल चार्ज कितना लेना है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। आई होप कि मैंने तीनों क्यों ऐड करें, तुम लोग समझ जाओगे आराम से, क्योंकि टोटल चार्ज लेना होता है, तो प्लस क्यू हो गया। तो टोटल इससे यहाँ से वी क्या निकल के आता है, वी सी, बहुत सिंपल है, के क्यू बाय स्मॉल आर सी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तीनों चीजें जो सारे के सारे हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक निकालना सीखा, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ दे पॉइंट्स हैं, इतने आराम से समझ में नहीं आते हैं। मैं भी समझा रहा हूँ, अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, इसलिए तुम्हें समझ में भी आ रहा है। जब तुम इसको घर पे बैठ कर खुद से करने की कोशिश करोगे ना, मेरी गारंटी तुमसे नहीं होंगे सवाल। तो वहां पे घबराना नहीं है, मैं हूँ, मेरी वीडियो है, कल आ जाएगी यूट्यूब पर, तुम लोग मैं रात में डाल, तुम बोलोगे तो मैं रात में डाल दूंगा, लेकिन वो यूट्यूब पे आ जाएगी। प्लीज यूट्यूब पे उस वीडियो को देख लेना, जहां भी जब भी कैसी भी तकलीफ हो। आज नहीं, आज के 10 साल बाद भी तुम, अगर यूट्यूब जिंदा रहा, 10 साल बाद कई चीज तो तुम मेरे ख्याल से नहीं पढ़ने वाले हो, या फिर मान लो कल को तुम 10 साल बाद टीचर बनने वाले हो, जो भी करने वाले हो, तो ये वीडियो तब भी वहां रहेगी, तुम्हारे लिए तो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो प्लीज कृपया करके, ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, और अगर दिक्कत है तो वहाँ देख लेना, वरना मुझसे पर्सनली पूछ लेना, मैं समझा दूंगा आपस में, जो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाएंगे, देखो पहले हमने क्या किया, बाहर एक चार्ज रखा था। दूसरे पॉइंट सवाल में क्या किया हमने, अंदर एक चार्ज रखते हैं। अब तीसरे सवाल में क्या करते हैं, हम तीसरे सवाल में ये करते हैं कि आपका अंदर बाहर दोनों जगह पे रख देते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं आपसे सवाल होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। तीसरे सवाल पर अपन बच्चों क्या कर रहे हैं, आपका अंदर और बाहर दोनों जगह पे आपका रख रहे हैं चार्ज। ध्यान देना, सवाल का थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल से मेरा मतलब
सिंपल नहीं, थोड़ा सा अलग, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल करना, टिपिकल का मतलब ऐसे नॉर्मली होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सुनो, मैंने इसके रेडियस ले लिया। पहली बात तो माल कहाँ भरा पड़ा है, तो माल आप बीच में भर देते हो, ठीक है। यहाँ पूरा माल भरा पड़ा है, मस्त वाला माल। माल से मतलब कोई और नहीं समझेगा, ठीक है। माल अपनी अलग भाषा है, अपना कॉपीराइट है माल पे। माल का मतलब है ऐसी चीज जो पढ़ाई से रिलेटेड है। अभी आपके लिए वही माल काफी है। बाकी तो आप, मुझे पता है दो चार लोग है ना, वो कबीर सिंह वाली मूवी देख के कुछ और ही सोचते हैं माल का मतलब, और कुछ और भी खतरनाक वाले कुछ और ही सोचते हैं इसके बाद। वो सब नहीं सोचना है, ठीक है। तुम्हें कॉलेज में जाकर जो करना है वो करो, पर अभी के लिए पढ़ाई कर लो, वरना कॉलेज में नहीं जा पाओगे, ठीक है। चलो, क्या बोलने वाला था मैं, मीनिंग ना समझाया मुझे, कोई जरूरत नहीं है आपकी। तो मैंने क्या किया, इस बार यहाँ पर एक प्लस चार्ज रख दिया बीच में, बाहर से लाके प्लस क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पे। और मैंने बाहर से बच्चों क्या रख दिया, यहाँ पे लाके मैंने एक 4Q चार्ज और रख दिया। 4Q चार्ज क्या रख दिया और रख दिया। अब ये सब तो सवाल में ऐसे बोला जाएगा, फिर बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। 3 पॉइंट वापस में आपको सामने में आपका, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक पॉइंट आपका सी है। मैं स्मॉल आर ए, स्मॉल आर बी, स्मॉल आर सी लिख ही लिखा हूँ ना, एक आध आदमी मर जाएगा फालतू, तो उससे अच्छा है कि देश का नुकसान कम होगा। तो यहाँ से आर बी ले लिया, स्मॉल आर बी, और यहाँ से क्या ले लिया आपका स्मॉल आर सी, इसकी मैंने वैल्यू ले ली। चलिए बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, अच्छी बात है, बताइए आगे। तो देखो, ये सब मैंने वैल्यू ले ली। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने प्लस क्यू चार्ज में रखा। सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, अंदर वाली की वजह से बाहर आएगा प्लस क्यू। लेकिन लेकिन सर आपने तो 4Q अलग से भी डाला है ना, तो उसमें 4Q और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज बाहर वाली सरफेस पे क्या हो जाएगा, 5Q। जल्दी से बताओ कि क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे बनाया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं समझ में आया, तो आगे का सवाल करना आपके लिए तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। तो जो मैंने गोले गोले में बना दिए, जो मैंने गोले गोले बना दिए हैं, वो आपके फाइनल चार्जेस हैं हर सरफेस पे, हर पॉइंट पर, ठीक है। तो इन्हीं का आपको यूज करना है आगे जाके, 4Q का यूज नहीं करना। बाकी जो जो गोले में दिख रहे हैं आपको, सिर्फ उन चार्जेस से मतलब होना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जिम्मेदारी है, और बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, और समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद तो बच्चों का सवाल ना रद्दी सवाल हो गया, ठीक है। पहले भी रद्दी था, अब और रद्दी हो गया। ये निकालते हैं, तो देखो अब मैं डायरेक्ट बताऊँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर दिखना है। अंदर देखूँ तो मैं कहूँगा जैसे क्यू दिख रहा है, तो अंदर के लिए इसकी दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी सर, सिंपल सा सवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर ए का स्क्वायर। बाहर वाले चार्जेस को नहीं दिखते इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, गॉस लॉ का रीजन है। बी की बात करता हूँ, सर बी तो आपका कंडक्टर के अंदर रखा है। अरे बी तो किस में रखा है सर, बी तो कंडक्टर में घुसा पड़ा है। जब कोई पॉइंट कंडक्टर में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, खत्म। तो कितने जल्दी आंसर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी की बात करता हूँ सर, सी का आंसर, सी तो दोनों के बाहर है। सी का है तो सी तो दोनों के बाहर है, फिर अगर कोई पॉइंट आपका दोनों स्फीयर के बाहर रखा है तो उसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। अब आती है जरूरत बात, तब पॉइंट चार्ज की तरह काम तो करेगा, लेकिन कितना चार्ज देना होगा, तो टोटल चार्ज। तो 5Q, जो जो टोटल चार्ज मैंने फाइनल बनाया, 5Q माइनस क्यू प्लस क्यू, उड़ा दो, ये उड़ा दिया। आंसर क्या है 5Q, यानी आप क्या लिखोगे, के इंटू 5Q बाई आर सी स्क्वायर। आई होप कि हर बच्चे को ये कैसे मैंने लिखा है इतना जल्दी जल्दी, और कितना आराम से मैंने आपके सामने पेश कर दी सारी की सारी चीजों को, आप आई होप कि बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम पोटेंशियल की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेंशियल। पोटेंशियल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको सारे चार्जेस लेने होते हैं उसमें, और कुछ नहीं। पर दिमाग लगाने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर अंदर, अगर सरफेस पे है तो सरफेस पोटेंशियल लेना और अगर पॉइंट चार्ज है तो कर दो। तो एक ही बात का प्रोसेस करें, तो सारे चार्जेस लेना, बस ये वाली बात याद रखना। तो सर देखिए, एक ही अगर बात करता हूँ, ए पॉइंट यहाँ पर है, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, सबसे पहला पॉइंट है मेरा ये प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आपका ये, तो इससे दूरी क्या होगी, स्मॉल आर है, ठीक है। तो सबसे पहले बी ए लिखना शुरू करता हूँ। तो वी क्या हो जाएगा सर, अंदर वाली की वजह से के क्यू बाय स्मॉल आर हो जाएगा। चलिए बहुत बड़ी अच्छी बात करते हैं। दूसरी बात, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सरफेस आ गई। सरफेस आ गई, सरफेस पे कितना चार्ज रखा है सर, माइनस क्यू रखा है। सरफेस की का रेडियस कितना है, रेडियस तो आपको पता है कितना लेता हूँ, बाहर वाला R2 लेना है, ठीक है, और अंदर वाला आपको R1 लेना है। कल को R1 R2 की कोई वैल्यू दे देगा, आप आराम से वैल्यू करके वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये जो माइनस क्यू कहाँ पे रखा है, सरफेस पे। कौन सी सरफेस पे सर, R1 वाली सरफेस पे। सरफेस पोटेंशियल लिखना होगा, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ माइनस के क्यू बाय R1 हो जाएगा। माइनस लगाया क्योंकि के क्यू आपको माइनस का है। तीसरा क्या है सर, तीसरा भी आपके सरफेस है, कितना चार्ज है, 4Q नहीं लेना है, 5Q लेना है, जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बना चुके हो। वो कौन सी सरफेस पे सर, वो आपका आपका R2 वाली सरफेस पे है। तो आपको टोटल चार्ज क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस के क्यू बाय R2 लिख दो, सॉरी के क्यू नहीं, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, के कितना चार्ज है आपकी बाहरी सरफेस पे, और बाहरी सरफेस पे चार्ज है 5K बाय R2, ठीक है। आई होप कि बहुत इजी था, कुछ ऐसा कोई टॉप चीज नहीं लिखी। एक बार चीजें समझ में आना शुरू हो जाए, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बात करता हूँ बी पॉइंट की।
तो एक एक चार्ज को पकड़ो, उसका पोटेंशियल लिखो, बस ये सिंपल तरीका याद रखना है। बी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, बी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो बी पॉइंट को देखो, सुनो, बी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर है आपका बी पॉइंट। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे +q चार्ज है, हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे फिर क्या है, -q चार्ज है इस सरफेस पे, क्योंकि आपका जो बी पॉइंट है इस सरफेस के बाहर है, तो ये सरफेस के बाहर है ना, और ये +q है, ये अंदर है, तो ये सरफेस से बाहर है, तो ये पूरी सरफेस कैसा काम करेगी सर, ये पॉइंट चार्ज का काम करेगी। पॉइंट चार्ज की अगर बात करता हूँ तो कितना चार्ज होगा, -q +q यानी 0। तो अगर मैं वी भी लिखने बैठा तो वी का सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बाहर की, सर बी के बाहर वाली सरफेस पे कितना है, +5 चार्ज रखा है, क्योंकि वो सरफेस पे रखा है, क्योंकि बी पॉइंट अंदर है, पहली बात तो बी पॉइंट अंदर है और वो सरफेस रखा, तो मुझे सरफेस पोटेंशियल लेना होगा। सरफेस पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका के 5q/r2, क्योंकि सरफेस पे सरफेस पोटेंशियल हो जाएगा। आई होप कि ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आई होगी पहले, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सी की। ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, बस अब थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं, अगर आपको हार्ड सवाल क्या करता है, हार्ड सवाल में कुछ नहीं करता, वो आपके बाहर और अंदर दोनों जगह चार्ज चला देता है और कुछ नहीं करता आपके साथ। चलो सी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट का है सर, सी पॉइंट तो सबके लिए बाहर ही है, और जब बाहर होता है तो आप क्या करते हो सर, सबको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, सबको कैसे करते हो, पॉइंट चार्ज पे वैल्यू क्या लेनी है, जो भी टोटल चार्ज दिख रहे हैं, यानी 5q और -q और +q। अरे आना तो वही था जो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पहले भी कब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका ना, तो आना तो तभी यही था, 5q ही आना था ना। 5 डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा k × 5q/स्मॉल आर सी, ये हो जाएगा आपका बी सी। ठीक है, आई होप कि हर बच्चे को यहाँ जो बैठा हुआ है उसको ये सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब एग्जाम में अगर सवाल आएगा तुम तो कम से कम उड़ा के आओगे, ये मेरी मतलब मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरा एहसास है कि तुम लोग इतना तो करके आ ही सकते एग्जाम में। ठीक है, चलो काम करते हैं, एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, आपको होमवर्क देते हैं। नहीं यार, होमवर्क देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ो कोई होमवर्क नहीं, ये तो इन्हीं को रिवाइज कर लेना अच्छे से, या फिर कभी को टेस्ट लूंगा मैं जल्दी में तो आपको उसमें ले लूंगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बस आप ऐसे पढ़ते रहो बस। अब आप नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एंड आपको निकालनी है पोटेंशियल अभी भी, लेकिन वो निकालनी है स्फेरिकल शेल्स के लिए। ठीक है, स्फेरिकल शेल्स के लिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आपसे स्फेरिकल शेल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछता है, आपसे स्फेरिकल शेल्स में अक्सर और अक्सर सिर्फ पोटेंशियल निकालना पूछता है। क्यों, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, स्फेरिकल शेल्स आपसे इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलवाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाने का कोई सेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको अंदर देखना है, सारा खेल तो पोटेंशियल का है, क्योंकि उसमें आपको सारे चार्ज मिलते हैं। तो जनरली मैक्सिमम टाइम आपसे पोटेंशियल पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ईजी होता है, अंदर देखो वहां से निकालो। ठीक है, अब सपोज स्फेरिकल शेल्स में अगर बात करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका पोटेंशियल पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, और वो पूछे जाते हैं ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। तो एक बार मैं आपको पोटेंशियल, आपको स्फेरिकल शेल पहले पढ़ा चुका हूँ, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक सेकंड, स्फेरिकल शेल में आपको लास्ट बार में पढ़ाया, तो मान लीजिए ये एक शेल हो गई और एक ये शेल हो गई। देखने में आपको पिछले वाले सवाल लग रहा है, पर उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर ध्यान दो, इससे पहले जो सवाल अपन कर रहे थे उसमें उसमें क्या फर्क है। ठीक है, उसमें फर्क ये है सर कि आपका ये स्फीयर था बाहर वाला, उसके अंदर ये वाला स्फीयर खाली था, तो ये कैविटी हो गई, ये कंडक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ माल भरा पड़ा था, पर इस बार क्या है आपका, इस बार आपके दो शेल्स हैं। ठीक है, तो दो शेल में क्या फर्क है सर, दो शेल में ये फर्क है आपका कि ये शेल 1 हो गई, ठीक है, और ये शेल 2 हो गई। तो ये दोनों अलग अलग स्फीयर हैं और उनकी थिकनेस बहुत पतली है। यहाँ पे दो स्फीयर हैं, यहाँ पे कैविटी कहाँ पर है सर, कैविटी यहाँ पे भी है, ठीक है, और कैविटी यहाँ पे भी है, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ, इस सवाल में अक्सर आपसे पोटेंशियल पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक नहीं पूछा जाता, और पोटेंशियल भी कहाँ पूछा जाता है, वो सरफेस पे ही पूछा जाता है। सरफेस मतलब ये हो गई सरफेस S1, ये वाली, और ये हो गई आपकी सरफेस S2। लेकिन मेरी गारंटी, मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा, तो मजा ना आ जाए तो मुझे बोल देना, सर आपने कुछ तो पढ़ाया है, और मैक्सिमम टाइम स्फेरिकल शेल्स पे ही सवाल आए हैं। देखो, स्फीयर्स पे सवाल जो मैंने पढ़ाया वो मैंने अभी पढ़ा दिए, तो आपको उसी तरीके से करना है। वो थोड़े लंबे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, नॉट मैन नॉट वुमेन बोथ। ठीक है, सबको परफेक्ट बना सकता है आपकी प्रैक्टिस, तो वही आपको करनी है। लेकिन इसमें आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, वो इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि मजा ना आ जाए तो बता देना सर आपने जो चिंता ही मजा आ गया बस। ठीक है, तो वही मजा आपको, समझदार हो आप लोग आगे। ठीक है तो चलो अगर हम बात करते हैं सुनना, भाई
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको मेरे ख्याल से करना आता ही होगा, तो कोई परेशानी वाली बात ऐसी है नहीं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको पहले अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप बात कर लेते हैं, सेकंड रुक जाओ। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कहा, मैं वही चेक करूँ क्या मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया ना, पहले हाँ पढ़ा दिया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ा दिया। ये भी करा दिया आपको, ये भी करा दिया, कुछ छूट नहीं चाहिए सब लोगों का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सवाल में हम वो भी कर लेते हैं, सिलेक्टिव फील्ड निकाल लेते हैं अगर जरूरत पड़े तो, वरना इलेक्ट्रिकल में कैसे कह रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ती, पूछता नहीं एग्जाम में कभी, तो फिर भी हम एक सवाल में कर लेते हैं। तो मैं सवाल में क्या करता हूँ, आपका अंदर एक चार्ज होती है, यहाँ पे लाके एक चार्ज होती है। अब सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बच्चों आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल के लिए आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं बाद में प्रूव करूंगा, पर अभी इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हैं। तो यहाँ पे अगर क्यू है तो यहाँ पे हो गया माइनस क्यू, यहाँ पे हो गया, इस बार यहाँ पे भी चार्ज आएगा, यहाँ पे हो गया प्लस क्यू, फिर यहाँ पे आपका माइनस क्यू और फिर यहाँ पे प्लस क्यू, क्योंकि बाहर से मेरे को चार्ज, ये कैसे आया, क्योंकि ये कैविटी है, यहाँ से बाहर भी आएगा। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो डाउट पूछ सकते हो आप। अब सुनो, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, एक पॉइंट मैंने ले लिया इस S1 पॉइंट ले लिया, S1 क्या है सरफेस पे, एक पॉइंट ले लिया बी, एक पॉइंट ले लिया S2 पॉइंट है सरफेस पे, और एक पॉइंट ले लिया मैंने सी पॉइंट का है बाहर है। डिस्टेंस आपको सब ऑटोमेटिकली पता है कि भाई इस वाले को मैं R1 ले लेता हूँ, और इस वाले को मैं क्या कर लेता हूँ आपका R2 ले लेता हूँ। बाकी ए का डिस्टेंस स्मॉल आर है, बी का डिस्टेंस स्मॉल आर सी का डिस्टेंस स्मॉल आर सी फ्रॉम द सेंटर, ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं सबसे पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम ए पे। तो देखो फिर से वही बात है, अंदर के चार्ज देखो, ए यहाँ पर है, अंदर कितना है सर क्यू है, तो आंसर के क्यू बाय स्मॉल आर ए स्क्वायर, स्मॉल क्योंकि ये इसलिए पॉइंट चार्ज का काम कर रहा है। ई बी की बात करते हैं, ई इसके बाद क्या है, इसके बाद एस वन पॉइंट है, एस वन कहाँ है सर सरफेस पर है, एस वन पॉइंट कहाँ है बच्चों आपका, वो सरफेस पे। अब सुनो, तो सरफेस पे दो तरीके से बताऊंगा आपको, सरफेस पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है R1 ही होगा, यहाँ पे क्या लूंगा के क्यू बाय R1 का स्क्वायर, प्लस ये जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू तो सरफेस पे रखा है ना, तो सरफेस का पोटेंशियल इलेक्ट्रिविटी क्या हो जाएगी, के क्यू बाय, सॉरी R1 की वैल्यू होगी यहाँ पे R1 है, सॉरी R1 है, क्योंकि आपका सरफेस से डिस्टेंस कितना है वो R1 ही होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, तो माइनस क्यू क्योंकि आपका, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों कट जाएंगे, कहाँ से क्या हो जाएगा जीरो। वरना दूसरा तरीका क्या, सर अगर मुझे S1 पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस लॉ क्या बोलता है सर, अंदर की चार्ज, अंदर क्या है माइनस क्यू प्लस टोटल चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वरना तीसरी सबसे इजी तरीका क्या सर, जो S1 पॉइंट है वो कहाँ पे रखा है, वो सरफेस पे रखा है ना, हाँ सर, और सरफेस पे, तो सरफेस भी किसका पार्ट होता है, सरफेस भी तो कंडक्टर का ही पार्ट होता है ना, सरफेस किसकी होती है, कंडक्टर की तो सरफेस होती है, और अगर कंडक्टर की सरफेस होती है तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। याद रखना एक बात, और कभी भी, इसलिए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम पूछता है, कितना ज्यादा इजी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पूछो ही मत। ठीक है, तो इसलिए जनरली आपके सवाल जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ही होते हैं, क्या पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं पूछे जाते, पोटेंशियल के पूछे जाते हैं। तो ई एस में क्या हो जाएगा जीरो, हमेशा याद रखना सरफेस पे हमेशा क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी सरफेस, किसी भी सरफेस में निकाल लो, क्योंकि वो कंडक्टर का पार्ट होता है। तीन चार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी, एक का तो घुसा होगा दिमाग में, मैंने याद कर लेना एटमोस्ट की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। आगे बात करते हैं हम बी पॉइंट की। बी पॉइंट को अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर मैं बी पॉइंट को देखूं, सर बी पॉइंट ये रहा, अब मैं सिर्फ डायग्राम सीधे बना रहा हूँ, जल्दी देखो। बी पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ, सर बी पॉइंट के लिए आपका कौन कौन चार्ज अंदर है, सर एक तो प्लस क्यू अंदर है, माइनस क्यू अंदर है, और क्यू, और सबसे अच्छी बात है ये तीनों आपके स्फीयर्स का पार्ट है, और ये स्फीयर से बाहर है, बी पॉइंट आपका इस स्फीयर से बाहर है, तो ये तीनों क्या करेंगे, आपके पॉइंट चार्ज का काम करेंगे। टोटल पॉइंट चार्ज कितना, प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी जी आपका प्लस क्यू बचेगा, और वो उसकी डिस्टेंस क्या लेंगे, सेंटर से बी की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर बी, तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा आपका के क्यू बाय आर बी का स्क्वायर। आई होप कि सबको बात समझ में आ भी रही होगी। ठीक है, अगर बात करते हैं ई एस टू की, तो ई एस टू क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि सरफेस है। एस टू क्या होती है, सरफेस होती है, और सरफेस का इलेक्ट्रिक क्या होता है, जीरो होता है, मैं बात बता चुका हूँ। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं आपके ई सी की,
तो सी पॉइंट को देखता हूँ, सी पॉइंट क्या है, सबके बाहर पड़ा है, सी पॉइंट क्या है, सबके बाहर पड़ा है। तो सबसे पहला काम क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो पॉइंट चार्ज, लेकिन टोटल वो क्या लेना है मुझे, टोटल चार्ज लेना है, सबको जोड़ो। तो प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, आंसर यहाँ पे के क्यू बाय स्मॉल आर सी स्क्वायर। बहुत इजी, बहुत सिंपल, और आई होप कि सबको इलेक्ट्रिक निकालने में समझ में आ गया होगा। बहुत इजी होता है इलेक्ट्रिक निकालने में, कोई परेशानी अक्सर नहीं पाई गई है आज तक, मतलब मुझे नहीं मिला कि इलेक्ट्रिक निकालने में किसी को दिक्कत होती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो ध्यान देना, आप पोटेंशियल में हो थोड़े से तुम्हारे तोते उड़ेंगे, पोटेंशियल में थोड़े तुम्हारे तोते उड़ेंगे। क्यों उड़ेंगे सुनिए, क्योंकि पोटेंशियल में आपको सारे चार्जेस लेने हैं। और सर यहाँ पे कितने चार्जेस मुझे दिख रहे हैं, अरे सर मैं ऐसे मत करो सर, सारे निकालने पड़ेंगे कि हाँ निकालने पड़ेंगे सारे। क्यों, तो देखो ए पॉइंट है, एस वन पॉइंट है, बी पॉइंट है, एस टू पॉइंट है, सी पॉइंट है, 5 पॉइंट। ठीक है, 5 पॉइंट के लिए तुम्हें ए बी सी सबके लिए निकालना पड़ेगा। दूसरी बात हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल, मतलब एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, पांच चार्ज, छह चार्ज, मतलब तुम्हें कम से कम 6 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी हर चार्ज के लिए। सोच लो पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मतलब तुम लोग क्या है, सारी जिंदगी कैसी होगी मेरी, यही बैठा करता रहूंगा वहां पे। इससे अच्छे तो पिछले वाले सवाल थे। लेकिन हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और एक कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, या तो ए बोल दो या एस वन या बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमसे जनरली सवाल सरफेस पे पूछे जाते हैं, तो मैं सरफेस पे कर लेता हूँ किसी पे भी। मैं एस वन पे कर लेता हूँ। मैं एस टू पे करूंगा तो एस टू तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एस टू के लिए सब अंदर है, सब पॉइंट चार्ज का तो काम करेंगे। एस वन एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए कुछ चार्ज अंदर भी है, सरफेस पे भी है और सरफेस के बाहर भी है। तो इसको करना थोड़ा सा अच्छा सवाल बन सकता है, तो हम एस वन से करने की कोशिश करते हैं। तो मैं निकालता हूँ वी एस वन। तो क्या करना है, सारे चार्जेस को उठाओ। तो सुनो, ध्यान देना प्लीज। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं सर, एस वन के अंदर दिखते हैं। तो अंदर क्या होगा सर, यहाँ पे क्यू, क्यू कितने डिस्टेंस पे सर, यहाँ से सर क्यू यहाँ से कैपिटल आर वन की दूरी पे होगा। तो मैं यहाँ पे के क्यू बाय आर वन ले लूंगा। बहुत बढ़िया बात सर, मजा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सर माइनस क्यू कहाँ पर है, सरफेस पे। अगर कोई चार्ज सरफेस पे रखा होता है तो हम सरफेस पोटेंशियल लेते हैं। ये माइनस क्यू कहाँ पे रखा है सर, स्मॉल आर वन पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बाय आर वन लिखेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं प्लस क्यू की। सर प्लस क्यू कहाँ रखा है सर, वो भी सरफेस पे रखा है। सरफेस पे अगर कोई चार्ज रखा है तो हम सरफेस पोटेंशियल लेते हैं। कहाँ पे रखा है, आर वन वाली सरफेस पे रखा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू बाय आर वन। चलो बहुत बढ़िया, ये निपट गया। नेक्स्ट आते हैं माइनस क्यू। माइनस क्यू कहाँ रखा है सर, माइनस क्यू के सरफेस पे रखा है। अगर चार्ज, पहली बात तो ये सोचना कि जो बी सॉरी एस वन पॉइंट है, जो एस वन पॉइंट है वो अंदर है। ठीक है, जो एस वन पॉइंट है वो कहाँ पर है बच्चों, वो अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ है तो बाहर वाला पोटेंशियल आपको सरफेस पे लेना होता है। तो माइनस क्यू कहाँ पे रखा है सर, माइनस क्यू सरफेस पे रखा है। हाँ सरफेस पे रखा है। अगर सरफेस पे रखा है तो सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ का, तो हो जाएगा माइनस के क्यू बाय, लेकिन यहाँ लिखूंगा मैं आर टू। आर टू क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि ये माइनस क्यू बाहर वाली सरफेस पे है, तो आर टू वाली सरफेस पे। लास्ट क्या है सर, प्लस क्यू। प्लस क्यू भी कहाँ पे रखा है सर, प्लस क्यू भी आपका रखा है बाहर वाली सरफेस पे। प्लस क्यू भी कहाँ रखा है आपका, बाहर वाली सरफेस पे। जब बाहर वाली सरफेस पे रखा तो मैं इसको भी क्या ले लूंगा आपका, प्लस के क्यू बाय आर टू। कोई रह तो नहीं है मेरे टर्म, एक दो तीन चार पाँच, कितने चार्ज थे, एक दो तीन चार पाँच ही चार्ज थे ना, तो पांच बन गए, एक दो तीन चार पाँच। हाँ ठीक, कुछ कटेंगे, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये कट नहीं, ये नहीं कटेगा सॉरी, कट जाएगी। ठीक है, और ये कट गया, ये कट गया। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या निकल गया, वी एस वन। सर वी एस वन में मेरा निकल जाता है के क्यू बाय आर। इस सरफेस पे निकल जाएगा। पॉइंटों पे नहीं निकाल रहा क्योंकि वो अक्सर नहीं पूछे भी नहीं जाते, और वी एस वन सबसे जनरल पॉइंट्स में से एक है। वी एस वन जो है बच्चों सबसे जनरल पॉइंट्स में से है। क्यों सर, इसके लिए कुछ चार्ज अंदर भी हैं, कुछ चार्ज सरफेस पे भी हैं, और कुछ चार्ज बाहर भी हैं, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया हमारा। ठीक है, बोला हाँ सर, बात तो आपने बिल्कुल बढ़िया बोल दी। अब बात करते हैं वी एस वन समझ में आ गया। अब एक चार्ज का सर क्या मैं हर बार ऐसे तरीके से करूंगा कि पांच पांच ढूंढना पड़ेगा, ऐसा करूंगा हर बार। तो एक बात याद रखना कि, लेकिन याद रखना ये जो टॉपिक पढ़ा हूँ शेल्स है, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया ना स्फीयर, उसमें आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो चीज मैं यहाँ करने से मना करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के लिए भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा शेल्स में। लेकिन जब सवाल आए शेल्स का, जब सवाल आए बच्चों शेल्स का, तो उस केस में पोटेंशियल पोटेंशियल निकालने के लिए निकालने के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। उससे सवाल इतना आसान हो जाएगा ना बच्चों, इतना प्यारा सा आसान हो जाएगा सवाल। क्यों होगा, उसका एकमात्र रीजन है सर, अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते तो आपके पास इतने सारे चार्ज आ जाते, इतने सारे चार्ज, तो हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल, हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो आपका आंसर इतना लंबा सॉल्व करना पड़ता। और
वही करना पड़ता है, दिक्कत नहीं जाती। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, तो उससे फायदा क्या होगा? सर फायदा ये होगा कि मुझे ये इतने सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने पड़ेंगे, और इतने सारे चार्ज नहीं बनाने पड़ेंगे, तो मुझे उन सब की वजह से पोटेंशियल भी लिखना नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैंने क्या बोला कि जब आपको शेल से पोटेंशियल निकालना हो ना, तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देख लेते हैं। अगर आंसर सही आता है तो आंसर देख नहीं, देखो तो अगर मैं बात करूं, मुझे कहाँ निकालना है, S1 पे निकालना है। मुझे कहाँ निकालना है? आपका S1 पे निकालना है। चलो देखते हैं, S1 पे बात करते हैं। S1 यहाँ पर है, ये प्लस क्यू, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया ना मैं कर रहा। S1 कितना ये चार्ज अंदर है ना, कितनी दूरी पे यहाँ से? सर R1, कैपिटल R1 की दूरी पे। तो पोटेंशियल क्या हो गया तुम्हारा? सिंपल आंसर। तो मैंने क्या बोला आपका कि सर अगर मैं इसमें देखूं सवाल में, तो आपका जो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज, वो S1 सरफेस से कितनी दूरी पे? R1 दूरी पे। तो आपका V S1 कितना हो जाएगा सर? के क्यू बाय डिस्टेंस। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा ये आंसर और ये आंसर सेम है? हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल दी आपने तो। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अपने चीज को, अपने जो हमने पढ़ाई की है ना, इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए, उसको और थोड़ा सा फुल प्रूफ बनाने के लिए, जो मैंने ये बात लिखी है, इसको थोड़ा, ऐसे तो मैं माननी ही बात, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है ये बात तो सही है। लेकिन आपके लिए इस बात को फुल प्रूफ बनाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, S2 के लिए भी निकाल लेता हूँ। जनरली क्या बोला फिर से मैंने कि जनरली आपका ये याद रखना, शेल्स पर पोटेंशियल ऑन सरफेसेस, ये सरफेस पे निकालने के लिए ट्रिक, क्योंकि सरफेस पे पूछ जाती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे, कोई भी सरफेस है, सीधे जीरो कर देना, क्योंकि आपके सवाल सरफेसेस पे ही आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो जीरो, पोटेंशियल पूछे तो आपको इस तरीके से निकालना है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। और जैसे फिर आप उसको डायग्राम के हिसाब से कर सकते हो, उस हिसाब से करो। एक बार VS2 निकाल के देखते हैं। तो इससे पहले तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो VS2 कहाँ है सर? VS2 यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए ये क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, सबके सब अंदर होंगे, क्योंकि स्फीयर का पार्ट है। सबके सब अंदर होंगे क्योंकि क्या है आपका? स्फीयर का पार्ट है। हाँ सर स्फीयर का पार्ट है। तो अंदर रखूंगा तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू बाय R2 हो जाएगा। क्योंकि ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये तीनों इस स्फीयर पे हैं, और ये सारे सारे स्फीयर के बाहर है S2। और जब भी बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। तो यानी तीनों चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू क्यू, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेंगे यहाँ पे, यानी टोटल प्लस क्यू। और वहां से वो कितने डिस्टेंस पे है सर? यहाँ से वो डिस्टेंस का R2 है, तो मैंने क्यू बाय कैपिटल R2 कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों कहाँ है? सरफेस पे रखे हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू कहाँ है? दोनों सरफेस पे रखे हैं। जब सरफेस पे कोई चार्ज रखा तो उसको सरफेस पोटेंशियल लिख देते हैं, यानी माइनस के क्यू बाय कौन सी सरफेस है? बाहर वाली, यानी R2, प्लस के क्यू बाय कौन सी वाली सरफेस पे? आ वाली, यानी क्या होगा? ये और ये कट जाएंगे, बचेगा आंसर क्या? के क्यू बाय R2 बचेगा। हाँ कि ना? तो हाँ, एक काम करते हैं, ये तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। अगर मैं उसको बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं तो सर निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो ये है ना S2 पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ ये है S2 पॉइंट, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो क्या ये जो क्यू पॉइंट है, क्या वो अंदर है? हाँ सर। क्या पॉइंट चार्ज है? हाँ सर। कितनी दूरी पे है यहाँ से? सर यहाँ से तो R2 दूरी पे होगा, क्योंकि बाहर वाली सरफेस है ना। हाँ R2 दूरी पे। आंसर VS2 इज इक्वल टू के क्यू बाय R2। खत्म। देखो यहाँ फालतू 3 स्टेप कर रहे थे, यहाँ फालतू उतने में तुम्हारा आंसर सामने बैठा हुआ। ठीक है, तुम वहाँ स्टेप में उलझ रहे थे, और वहाँ पता लगा यहाँ माइनस प्लस में गलती से गलती कर दी, तो यहाँ पे तुम कुछ और आंसर करके आ गए, और यहाँ पे तुम्हारा परफेक्ट आंसर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी पेन उठाओ आंदोलन, तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है। जल्दी से बोलो समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत मेरे को मजा आ रहा है पढ़ने में, जल्दी बता दो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। कितना ईजी है आपको निकालना। मैं फिर से कह रहा हूँ, सवाल में आपसे सरफेस पे ही निकाल के, इन स्फेरिकल शेल्स में सवाल आपसे अगर नहीं भी पूछेगा तो आप तभी निकाल सकते हो। पर जनरली, पहली बात, जनरली आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलवाता। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान होता है, पहला रीजन। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए भी नहीं निकलवाता क्योंकि सरफेस में सवाल पूछता है, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा आसान सवाल बन जाते हैं, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मान के करके आएंगे। दूसरी बात, सवाल बनते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल में सवाल बनते हैं तो वो किसी जनरल पॉइंट पे नहीं बनते, ABC पे नहीं बनते, वो हमेशा सरफेस में आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ABC पे बनाने बैठा ना, पागल हो जाएगा सवाल करते करते, पर सवाल इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, तो सवाल सॉल्व करना अलग हो जाएगा, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, उसमें गलती बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए वो हमेशा सरफेस पे पूछता है। और सरफेस पे वो चेक करना चाहता है कि आपको ये वाली दूसरी वाली जो ट्रिक है वो पता है कि नहीं, जो जिससे हम 1 सेकंड में आंसर निकालते हैं। अगर एक पेन उठाना भी इसमें अगर आपने यूज किया, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, वो चीज चेक करने की कोशिश करता है। और आई होप कि बात आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। एक अच्छा ही क्वेश्चन करते हैं शेल पे, कि मतलब मैं अंदर भी चार्ज और बाहरी चार्ज हो देता हूँ, तब उस पर हम सवाल समझेंगे। तो देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो।
ये वाला सवाल मैं करूँगा, उसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा आपको। आई होप कि वो होमवर्क वाला पार्ट तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो करते हैं। एक काम करते हैं, एक अच्छे वाले सवाल करते हैं, क्यों छोटे मोटे सवाल में उलझे। काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने क्या किया इस बार, कि यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, और यहाँ पे बाहर से मैंने 4 क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, यहाँ क्यू चार्ज होगी यहाँ पे, ये सरफेस हो गई S1, और ये सरफेस हो गई आपकी S2। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे, तो बाहर अंदर वाली सरफेस का रेडियस क्या हो गया, R1 हो गया, बाहर वाली सरफेस का रेडियस हो गया R2। ठीक है, सवाल पूछा गया कि VS1 क्या होगा और VS2 क्या होगा। वैसे ही करना है जैसे करना, बस पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत है क्या, आंसर है नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं। चार्ज चुपचाप से 4Q है, 4Q को चार्ज मान लेना, Q को चार्ज मान लेना, उसके हिसाब से सॉल्व कर देना, मेरी गलती आंसर आ जाएगा। एक काम करता हूँ, VS1 मैं करता हूँ, VS2 आप लोग कर लेना। VS1 मैं करता हूँ, VS2 आप कर लेते हो। कैसे करना है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल निकालो, सरफेस निकालो, हाँ तब तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। देखो करते कैसे, मैं क्या बोला, तो देखिए VS1 निकालता हूँ। तो VS1 के लिए सबसे पहले देखो Q को, सर Q कहाँ पे रखा है, क्या आपका सेंटर पे रखा है क्या, यहाँ से पॉइंट चार्ज का काम करेगा, हाँ सर कितना दूरी है R1, हाँ तो जाएगा KQ/R1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका ये 4Q, 4Q कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। तो S1 पॉइंट कहाँ पर है सर, वो अंदर है, और ये 4Q पॉइंट कहाँ है, सरफेस पे। जब S1 अंदर है और 4Q कहाँ है, सरफेस पर है, तो कैसे काम करेगा, सरफेस पोटेंशियल, यानी K इंटू 4Q/R2। R2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 की वैल्यू है R, और R2 की वैल्यू है 2R। इस तरह से क्वेश्चन आए एग्जाम में, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू 2R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा KQ/R प्लस 4KQ/2R। काटा पीटी मचाओगे, आंसर पाओगे बढ़िया सा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 3KQ/R। ये है ना, 2 3, हाँ 3, मैंने कोई गलती कर दी क्या इस सवाल में, सब कुछ सही सही है ना। 4Q रखा है, R2 रखा है, सही है ना, कोई दिक्कत दिख रही है आपको सवाल में, 3KQ/R हो जाएगा। एक तरह सही क्या है, कोई गड़बड़ दिखे तो बता दो जल्दी से। कैलकुलेशन ठीक है ना मैंने, R1 की वैल्यू सही ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो देखो, अब मैं एक सवाल और एक आपको होमवर्क देता हूँ, एक काम करता हूँ, VS2 भी निकाल के आपको समझा देता हूँ, VS2 क्या होगा, इस सवाल को आप करना नेक्स्ट। VS2 के लिए, VS2 ये रहा। ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो Q पॉइंट को दो, सर Q पॉइंट इसके अंदर है, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का काम करेगा, डिस्टेंस कितना है, R2 है, तो हम क्या लिखेंगे आपका KQ/R2। KQ/R2, R2 कितना है, 2R है। ठीक है, फिर आपको क्या यहाँ पे 4Q रखा है, 4Q यहाँ से सरफेस पे रखा है, 4Q अगर सरफेस पे रखा है तो सरफेस पोटेंशियल कितना, कौन सी वाली सरफेस, बाहर वाली सरफेस पे, यानी K इंटू 4Q/, कौन सी सरफेस, बाहर वाली सरफेस, यानी 2R। काटापटी मचाओगे, यहाँ पे क्या लाओगे आपने, 2 2 4 यानी 5KQ/2R, तुम आंसर पाओगे। ठीक है, तो सही है, ये वाला सवाल आप लोग कर लेना, इसका मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है Q, और मैंने फिर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे 2Q रख दिया, और बाहर वाली सरफेस मैंने 4Q रख दिया। बस पिछले बार सवाल में छोटी सी गलती कर दी थी, वो आप समझ भी गए हो क्या गलती करी थी। ठीक है, ये आपका S1 है, और ये आपका S2 है, और बाकी डिस्टेंस आपको पता ही है कि इसको आपको R लेना है, और इसको आपको 2R लेना है। ठीक है, तो सवाल का आंसर VS1 निकालना है आपको, और VS2 निकालना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसके, घर पे बैठ कर आराम से निकालना। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए इसका आंसर निकालने में। तो पहले वाले का आंसर मेरे ख्याल से 5KQ/R आना चाहिए, और दूसरे वाले का आंसर जो तुम्हारा आना चाहिए, वो आना चाहिए 7/2 R मेरे ख्याल से। दूसरे वाले का आंसर को आना चाहिए 7KQ/2 आना चाहिए। एक बार घर पे बैठ कर चेक करना, अगर ये आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे रिमाइंड कराना, मैं नेक्स्ट टेस्ट में इसको करने की कोशिश करूंगा, या फिर बताऊंगा। चलो एक सवाल करते हैं इसमें हार्ड वाला। ठीक है, अगर इस सवाल आपके एग्जाम में आता, आप परेशान होकर मर जाते। ठीक है, खुशी के मारे, मतलब दुख के बारे की, भाई ऐसा कुछ नहीं आ सकता था एग्जाम में, पर आते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं तो और मजा आएगा करने में। तो देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि आपके पास में, अरे क्या हो गया, ठीक है, मान लीजिए एक इस तरह से बना दिया। ठीक है, एक इस तरह से बना दिया, और एक इस तरह से बना दिया, और कितना हार्ड सवाल करेगा, इससे ज्यादा हार्ड सवाल कर नहीं सकता जो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से बना दिया मैंने, 3 शेल्स बना दिया। ठीक है, ये सब को मत ले लो, आप इसमें ले सकते हो, करवाना तो आपको ही है।
ठीक है, पर मैं एक ही करवाऊंगा, बाकी आपको ही करना है। अच्छा, ऐसा भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो देखो, मैं आपको अगर मैं यहाँ के सारे आपको रेडियस दे दूँ तो ये आपका रेडियस R1 हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। अगर मैं दूसरे रेडियस बात करूँ, ये R2 हो जाएगा आपका, बता तो सबको R1 R2 आप लेना ही है। और ये हो जाएगा मान लीजिए R3, इनके नाम आपके सामने लिख देता हूँ। तो ये मान लीजिए ये इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू है आपकी 2R और इसकी वैल्यू है आपकी 3R। ये तीन रेडियस मैंने आपको दे दिए, ठीक है। ये आपका सेंटर क्या है। चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको दे रखा है कि बीच में रखा है +Q चार्ज, ठीक है। बाहर से लाके मैंने इस वाली सरफेस पे रखा है आपका 2Q, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने मान लीजिए यहाँ पे रखा है, सरफेस के बाहर से ही लाके चार्ज रखते हैं अक्सर हम, 4Q। और यहाँ पे मैंने आपका चार्ज रख दिया है मान लीजिए 6Q। सवाल, आपका सवाल क्या है सर? आपको सवाल निकालना है, पोटेंशियल S1 पे निकालना है और S2 पे निकालना है और S3 पे भी निकालना है। अरे सर क्या मजाक कर दिया आपने, ठीक है। और ये सरफेस कौन कौन सी, S1 है शेल, ये S2 है शेल और ये S3 शेल है। इस तरह से आपको दिखा, आप सवाल आपसे तीनों पूछेगा, मैं कोई भी एक कर देता हूँ, बाकी दोनों आप कर ही लोगे, ठीक है। फिर से मैं आपको क्या होता है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब सरफेस पे और आपका कैविटी में, सॉरी जब सर शेल में आपका सरफेस पे पोटेंशियल कुछ आओ, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं। अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके जाते मर जाते, Q -Q +Q +Q +2Q 3Q। एक बार मैं इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूँ आपको। Q कोई जरूरत नहीं है, -Q, ठीक है। फिर यहाँ पे +Q, यहाँ पे 2Q डाला है तो यहाँ पे टोटल 3Q, ठीक है। 3Q, यहाँ -3Q, फिर यहाँ पे +3Q, लेकिन आपने इसमें 4Q डाला है तो यहाँ पे आपका 7Q, 7Q -7Q, यहाँ पे +7Q, लेकिन बाहर से आपने डाला है 6Q, तो आपका ये बन जाता है 7 + Q 6 13Q जाता है। इस तरह से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, लेकिन मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो, VS1 की अगर बात करते हैं, VS मैं एक काम करता हूँ, मैं VS1 निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक काम करें, मैं VS2 निकाल लेता हूँ, तुम भी खुश हो, ठीक है। वैसे आपको निकाल देना चाहिए, पर मैं VS2 निकालता हूँ। तो देखो, बिना पेन रखे, पेन तो उठाना पड़ेगा, पर बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए आप बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करे, और मान लो आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया होता तो यहाँ का चार्ज, 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 तो 6 7 टर्म लिखनी पड़ती, तो मैं पागल हो जाते। और उसमें मान लो छोटी मोटी साइन की गलती करती तो और दिल टूट जाता तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, तो V2 S2 से देखते हैं सर, ये रहा S2, ये S2 का पॉइंट की तरफ क्लिक करो, ठीक है। अब इस चार्ज को देखो सर, Q जो चार्ज है सर, Q चार्ज यहाँ से कितनी दूरी पर है, ठीक है। सर Q चार्ज यहाँ से आपका Q चार्ज और +2Q दोनों के, Q चार्ज और ये +2Q दोनों के स्फीयर के बाहर ही तो है S2, वहां से बाहर तो है। जब बाहर रखा है तो आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हो। कितना, तो पहले एक एक चार्ज को एक एक लेते हो, ठीक है। इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा KQ लिखूंगा, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक सर, वो है आपका 2R। बहुत बढ़िया। अब ये है स्फीयर, ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर के बाहर रखा है ना S2 पॉइंट, अगर कोई पॉइंट आपका स्फीयर के बाहर होता है तो वो पॉइंट आप, वो चार्ज आपका सरफेस चार्ज जो है आपका, वो आपके लिए पॉइंट चार्ज का काम करता है। तो +2Q, Q मत जोड़ देना आप उसमें, क्योंकि 2 जोड़ दोगे तो वो आप वापस लिख दोगे। तो 2Q यहाँ पे क्या लिखोगे आप, KQ/2R। आप चाहते तो इसको आप 3Q भी लिख सकते थे सीधे, इसमें कोई परेशानी वाली बात थी नहीं, ठीक है। आगे ये निपट गया, ये निपट गया। अब जाते हैं आपका 4Q पर। सर 4Q कहाँ, सरफेस पे रखा है, यानी सरफेस चार्ज जो है, सरफेस वोल्ट पोटेंशियल, तो ये कहाँ है 4Q। 4Q कितनी दूरी पर है सर, वो R2 दूरी पर है। तो K × 4Q डिवाइडेड बाय 2R प्लस आखिरी है Q, ये कहाँ है, ये भी बाहर है और सरफेस पर है, तो यहाँ पे सरफेस पोटेंशियल K 6Q, लेकिन कौन सी सरफेस पे सबसे बाहर वाली, उसका रेडियस कितना है 3R। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। VS2 की मैं वैल्यू निकालने जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं सबको जोड़ता हूँ, देखो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। अगर पहले बात हो, सबको जोड़ लेता हूँ, ये 2R यानी आपका जाएगा K, ये 2 और 4 6 6 7 7KQ/2R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा यहाँ बचेगा आपका क्या है 2 तो 2KQ/R बचेगा यहाँ पे। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7 यानी 11KQ/R। जल्दी बोल जाओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ समझ में आया कि नहीं आया, और कोई परेशानी हो तो भी बता दो। कोई गड़बड़ कर दिया मैंने, मेरे ख्याल से तो कोई गड़बड़ नहीं की होगी, सही है मेरे ख्याल से, सही है। 11KQ/2R, कोई गड़बड़ है तो बता दो। देखो अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना, तुम सोचो कि तुम अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, वैसे इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को एक एक शेल का सवाल नहीं होता वो इतना बड़ा सवाल कहाँ से करेंगे। लेकिन
तो मैं समझ में आया, ये बात मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि सर किसी भी तरह का सवाल आता है अगर आ भी गया मैं उड़ा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया, बस इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब VS1 और VS2 निकालना है आपका काम है। एक काम करता हूँ, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। VS1 और VS2 के आंसर में प्रोवाइड करता हूँ, आप घर पे बैठ कर आप अपना आंसर निकाल देना। ठीक है, तो VS1 का आंसर है 7KQ/R और VS2 का आंसर है आपका 13KQ/C। ठीक है, आई होप कि ये सारे सारे सवाल जो अपन ने किए हैं वो सब बच्चों को बड़े प्यार से बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, और उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनो। लेकिन उसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन नहीं भी पढ़ोगे चलेगा काम। एनसीईआरटी में के बोर्ड में वो सवाल आते हैं, फिर से बता दूँ तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसके सवाल की जो थ्योरी है वो बोर्ड में आते हैं, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बोर्ड में बहुत कम पूछे गए या नहीं आते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो उसके टॉपिक की थ्योरी बोर्ड में पूछ जाती है, लेकिन आपके आईआईटी और नीट में नहीं पूछी जाती। उल्टा इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आईआईटी नीट में पूछ जाते हैं, लेकिन थ्योरी नहीं पूछ जाती। ठीक है, सुनो। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आर द क्वेश्चंस which are questions based on touching and earth। दोनों अलग अलग चीजें हैं, चीज नहीं लेके चलनी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। ठीक है, एक टचिंग अलग चीज होती है, अर्थिंग अलग चीज होती है। कैसे अलग होती है बात आपको समझ आएगी। पहले हम टचिंग पढ़ेंगे, बाद में हम क्या करेंगे आपका अर्थिंग पढ़ेंगे। अर्थिंग इंपॉर्टेंट है, आपके घरों में होती है, मैं आपको फील भी दिलाऊंगा। तो सुनो, पहला अपन देखने जा रहे हैं क्या, पहला बच्चों अपन देखने जा रहे हैं आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टचिंग। या तो टच कर दो, तो टच करने से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, टचिंग और कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग वायर। कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग बाय वायर तो हम कंडक्टिंग लेते हैं, कनेक्टिंग बाय वायर दो चीजों को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दो वायर से, या फिर टच कर दो, एक ही बात है। अब सुनो होता क्या है। ठीक है, होता क्या है तो सुनो, हर बच्चा यहाँ पे जानता है। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि भाई मान लीजिए यहाँ पे एक 1 पॉइंट है, यहाँ पे एक 2 पॉइंट है, और मैं तुमसे बोला कि यहाँ पे कोई भी चार्ज को फ्लो मुझे करवाना है। ठीक है, और सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलते हो 1 से 2 तक। तो मैं क्या एक बात हमेशा जान सकता हूँ कि चार्ज, ये मान लो V1 है और ये V2 है। मुझे किसी चार्ज को 1 से 2 फ्लो करवाना है, बाकी सबको पॉजिटिव लेके चलना है। तो मुझे ये बात बताओ कि V1 बड़ा होना चाहिए कि V2 बड़ा होना चाहिए, जल्दी बताओ। या अगर मुझे चार्ज को आपका V1 से फ्लो करवाना है, V2 की तरफ फ्लो करवाना है, तो V1 बड़ा होना चाहिए। 1 से 2 फ्लो करवाना है तो V1 बड़ा होना चाहिए, V2 बड़ा होना चाहिए। जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। चार्ज जो है पॉजिटिव है, चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो बताओ V1 बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा। अरे ना बोलोगे आज, प्लीज बोल जाओ यार, ऐसे मत करो। अमन जी का आंसर है V1 बड़ा होना चाहिए, V2। सोनी जी का आंसर V1 है, मनजीत जी का आंसर V1। बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि कुछ भी अगर चीज को हम छोड़ देंगे तो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल चीज पढ़ाई थी। मैंने आपको बहुत पहले याद करो, बहुत साल हो गए इस बात को बताए हुए कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल डायरेक्शन में हर चीज जाने की कोशिश करती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेते हैं हम, कुछ नहीं बोलते, चार्ज को पॉजिटिव माना जाता है हमेशा। ठीक है, तो आपका V1 ग्रेटर देन V2 होना चाहिए। मतलब मैं बोलता हूँ अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ से होता है आपका, ये आपका हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। हाँ से बात तो बिल्कुल सही बोल रही। अब सुनो हो क्या रहा है। मान लो मैंने आपके पास में दो स्फेरिकल, जनरली आपको स्फेरिकल कंडक्टर्स पे ही सवाल पूछता है, और यहाँ पे आपका एक और कंडक्टर दे रखा है, स्फेरिकल कंडक्टर। और इसका इस पे मेरे पास चार्ज है कुछ Q1 और इस पे चार्ज है मेरा कुछ Q2 चार्ज है। ये मैंने आपको इनिशियल दे दिया कि भाई देखो Q1 पे इतना चार्ज पोटेंशियल सरफेस, ये देखो कंडक्टर 1 है, मैंने बोल दिया कंडक्टर 1 है, उस पर Q1 चार्ज था स्टार्टिंग में, और जो कंडक्टर 2 था उस पर स्टार्टिंग में क्या था, Q2 चार्ज था। ठीक है, ये हो गया इनिशियली। ठीक है, इनिशियली इसका कुछ V1 होगा, इसका खुद का कुछ V2 होगा। ठीक है, ये आपका R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चा बता सकता है क्यों सर। सर जो पॉइंट है Q, अभी इसी सरफेस पे तो पूछना है, तो सरफेस पोटेंशियल आएगा तो क्या आएगा, K
Q1 बाय R1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात सर, ठीक है। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा सर, V2 हो जाएगा आपका K Q2 बाय R2 हो जाएगा। अब सवाल, अब इतना सवाल, ये तो इतना सवाल आपको देगा, फिर आपसे क्या बोलेगा पता है कि मैंने क्या किया, ऐसे एक कनेक्टिंग वायर से जो ऑब्वियसली कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग वायर से मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, वायर से कंडक्टिंग वायर है उससे मैंने ज्वाइन कर दिया। तो पहला सवाल बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मतलब डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो बताओ, कि भाई चार्ज तो फ्लो करेगा ना, एक पे ज्यादा चार्ज होगा एक पे कम चार्ज होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जगह बताइए कहाँ होगी, कि 1 से 2 कंडक्टर, 1 से 2 जाएगा, 2 से 1 जाएगा। तो अभी नहीं बता सकते इस केस में, आप बस उसको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सोल्यूशन कैसे कैसे निकालना है, इसका तरीका आंसर कैसे निकालना है। तो उसका आंसर निकालने क्या करना है, कंपेयर करना है। इफ V1 is greater than V2, if V1 is greater than V2, तो आप क्या बोलोगे, चार्ज जो है आपका 1 से 2 फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा हाइयर टू लोअर जाता है। इफ V1 is equal to V2, तो नो चार्ज फ्लो। इफ V1 is less than V2, तो 2 1, इस तरह से। नेक्स्ट सवाल बनता है, फाइंड द चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हो गया ये बताओ। मतलब क्या है इसका मतलब, तो मतलब कि मान लीजिए ये जो है ये इनिशियली है, ये इनिशियली जो सब कुछ डायग्राम को दे रखा है ये इनिशियली है। तो वायर कनेक्ट करने के बाद कुछ चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, कितना फ्लो कर गया वो सवाल निकालना है, कितना फ्लो कर गया। ये कौन सा चार्ज है, ये है फ्लोन चार्ज, कितना फ्लो कर गया। तो सवाल आता है कितना फ्लो कर जाएगा। अब सवाल ये आता है कब तक फ्लो करेगा, सबसे मेन सवाल ये है कि फ्लो कब तक करेगा, ठीक है। तो फ्लो करने की कंडीशन क्या है, फ्लो करने की कंडीशन है कि आपका पोटेंशियल डिपेंड करता है, और फ्लो कब बंद हो जाएगा, चार्ज फ्लो कब बंद हो जाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल में पूछता है, इसमें सिंपल सी बात पूछता है कि चार्ज फ्लो निकालना है, तो सबसे पहले बता देना चाहिए चार्ज फ्लो हो कब तक रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है चार्ज फ्लो हो कब तक रहा है। तो बात तो आपकी सही है, चार्ज फ्लो कब तक हो रहा है, तो चार्ज फ्लो तब तक करेगा जब तक दोनों के चार्ज विल फ्लो until when final potential on both conductors becomes same। चार्ज फ्लो बच्चों तब तक करता रहेगा जब तक आपके फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। हाँ सर, अरे सर हम फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, तो सुनो बात, फाइनली क्या होगा सर, फाइनली यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो होगा, फाइनली क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। और कहाँ चले जाएगा सर, वो यहाँ चले जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो इस पे स्टार्टिंग में चार्ज कितना क्यू था, तो अब कितना चार्ज बचेगा सर, अब चार्ज बचेगा आपका, अब चार्ज बचेगा आपका Q माइनस क्यू हो जाएगा, राइट। हाँ सर। अब इस पे कितना चार्ज था स्टार्टिंग में, इस पे कितना चार्ज था सर, स्टार्टिंग में इस पे Q2 था। अगर चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो किया है, अगर चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो किया है, मान लिया मैंने कि V1 मेरा V2 से बड़ा है, तभी ऐसे बोल सकता हूँ, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q2 प्लस Q आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा सर। ये R1 है और ये क्या है आपका R2 है। अच्छा, अगर Q1 माइनस क्यू Q2 प्लस Q है, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो बराबर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सर, यहाँ से क्या हो जाएगा के Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू के Q2 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई R2, और इसका यूज करके आपको यहाँ से क्या निकालना है, क्यू निकालना है। बड़े इजी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, के से के काट देना, बाकी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्यू निकल आ जाएगा। जल्दी बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे निकालना है। सबसे तो बात जो है वो ये है, मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है, एक सेकेंड। तो बात मैंने आपके सामने लिख दी और आई होप को समझ में भी आएगी, वो ये है, ठीक है। चार्ज विल फ्लो अंटिल बोथ कंडक्टर्स, until potential on both conductors becomes same, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस लाइन की।
बस ये सवाल है क्यों लिखा जाए। अच्छा तीसरा सवाल बन जाता है इसमें कभी कभी, वो तो ऐसे बस टाइम पास करने वाला सवाल है। सवाल क्या बनता है, और बनता है फाइंड फाइनल चार्जेस, फाइंड देयर फाइनल चार्जेस, दोनों के फाइनल चार्जेस क्या होंगे। तो यार ये तो गधे वाला सवाल है। तो क्यू फाइनल वन क्या हो जाएगा, दिख रहा है, क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, क्यू फाइनल टू क्या हो जाएगा, क्यू टू प्लस क्यू हो जाएगा। जो आपको दे रखा है उसके हिसाब से उसमें बस माइनस को क्यू करना है, इसमें कोई सवाल है नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। आई होप कि हर बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, इस पर एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत ही इतने इजी सवाल आते हैं ना, सवाल आते हैं एग्जाम में पहली बार। ठीक है, अब एक सवाल कर लेते हैं, जो भी डाउट होगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपको इस तरह दे रखा है भाई, एक इस तरह से है आपकी बॉडी, और एक तरह से एक बॉडी है, कंडक्टर स्फीयर है, रेडियस इसका आपको दे रखा है मान लीजिए आर रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस आपको मान लीजिए 4r दे रखा है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे चार्ज आपको क्यू दे रखा है, यहाँ पे भी आपको चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको वायर से अभी कनेक्ट जस्ट किया ही है, वायर से। खैर आप सवाल पढ़ के समझ जाओगे क्या आप बोल रहे हैं सवाल। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड द, सब तीनों को सॉल्व करेंगे जो हमने आपको पढ़ा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, दूसरा सवाल, दो सवाल हो गया, फाइंड चार्ज फ्लो एंड द चार्ज फ्लो। ठीक है, तीसरा, कभी कभी अच्छे एग्जाम में क्या करता है, सिर्फ तीसरा ही सवाल पूछता है। ठीक है, अगर तीसरा सवाल करना है तो ऑब्वियसली आपको पहले वाले दो सवाल तो करने ही पड़ेंगे। फाइंड देयर फाइनल चार्जेस। कभी कभी क्या करता है, खेलता है आपके, और तीसरा वाला पार्ट पूछ लेता है। तो तीसरे वाले पार्ट को निकालने के लिए आपको पहले दोनों पार्ट करने ही पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वही वाली बात होगी। तो ऑब्जेक्टिव में तीसरा सवाल पूछता है, सरल सवाल आए भी हैं इसके। हाँ सर, कैसे करना है इसका सवाल, सिंपल। पहला पार्ट, तो पहले हम निकालते हैं V1 क्या हो जाएगा सर, सरफेस चार्ज है के क्यू बाय आर। V2 क्या हो जाएगा सर, V2 हो जाएगा आपका के क्यू बाय 4R। साफ साफ दिख रहा है, चिल्ला के अपने आप बोल रहा है। तो V1 क्या है आपका, V2 से बड़ा है, आपका V2 से बड़ा है। ठीक है, सोनी जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। देखते हैं, तो मैं साफ साफ क्या बोलूँगा सर, क्या V1 आप V2 से बड़ा है, तो चार्ज फ्लो कहाँ से होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम 1 to 2। सेकेंड पॉइंट बोलिए, हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सवाल है कितना चार्ज फ्लो किया, तो कुछ नहीं, ये डायग्राम बनाओ नया, मान लेते हैं कितना फ्लो कर गया, क्यू फ्लो कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल पोटेंशियल क्या लिखना है, बराबर करना है, कब तक फ्लो करेगा जब तक फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो पी फाइव यानी आप क्या देखो के क्यू माइनस क्यू, देखो ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4R। पाटापिटी मचाएंगे, आंसर लेके आएंगे। तो देखो आर से आर गया, के से के गया, यहाँ पे क्या निकल जाएगा तुम्हारा, क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाय 4। सॉल्व करेंगे, 4Q माइनस 4Q इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू, और क्यू की वैल्यू यहाँ निकाल लोगे, यहाँ जाएगा तो 5 बन जाएगा, यहाँ जाएगा 3 बन जाएगा, यानी 3Q/5। बहुत ईजी क्वेश्चन ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है तुमसे, तो थर्ड पार्ट में मेरे से बोल रहा है कितना फाइनल चार्ज है वो निकालो, तो साफ साफ दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू, तो यानी क्यू कितना है सर, क्यू माइनस क्यू कितना है आपका, 3Q/5, यानी क्या हो जाएगा, 2Q/5 हो जाएगा। ठीक है, क्यू फाइनल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर वो, क्यू प्लस 3Q/5 यानी 8Q/5। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस तरह सवाल एग्जाम में आए भी हैं कई बार, और एक चीज़ बताता हूँ मस्त वाली, वो क्या, तो सुनो, अगर तुम ध्यान दो, मैं जानता हूँ हर बच्चा जानता है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व, बात जानते हो ना। तुम्हें मान लो ये बात को चेक करना है कि जो मेरा आंसर निकल के आया वो सही है गलत है। मान लो फाइनल वाला पार्ट पूछा गया, तुमको बोला जाएगा जो भी मेरा आंसर निकल के आया वो सही निकल गया है गलत निकल गया, तो कैसे पता करूंगा, तो देखो अगर तुम्हारा चार्ज कंजर्व होता है, मतलब क्यू टोटल, मतलब ये समेशन ऑफ चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज फाइनल होना चाहिए, मतलब टोटल समेशन मतलब जितने भी चार्ज है टोटल। तो देखो टोटल चार्ज इनिशियली क्या पहले क्यू था, पहले क्यू था, तो कुल चार्ज पहले क्या हो गया आपका, क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, तो देखो अब फाइनल कितना हो गया सर, फाइनल हो गया आपका 2Q+5,
2q/5 प्लस 8q/5 2q/5 प्लस 8q/5। तो अगर तुम ध्यान दो ना, ये भी 2q ही निकल के आएगा। अगर 2q निकल के आता है, इसका मतलब तुमने जो सवाल किया है वो सही किया। देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके एग्जाम में ये चीज काम ना है, लेकिन काम आ भी जाएगी एक तरह से, मिल के आपको चीजें पता होंगी तो। ठीक है, तो ये है नहीं कि जो चीज आपकी चार्ज इस कंजर्व को मैं कब पढ़ा था, जब हम पहली क्लास पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब हम चार्ज स्टार्ट किया था, मैंने वहां पढ़ाया था चार्ज इस कंजर्व। और सोचो उसका यूज अब भी आ रहा है। तुम इतना दिमाग लगाओगे, कॉस्ट लॉ में भी आया था, उसका यूज स्क्वायर्स में भी आया था। देखो ये चीज अगर इस तरह से पढ़ते हो ना फिजिक्स को, पढ़ने का मजा थोड़ा अलग होता है। अरे हाँ सर, वो तो हमने सोचा ही नहीं सर, ये तो मजेदार चीज बता दी आपने। ठीक है, तो ये चीज मजा पढ़ने का तभी है जब तुम लोग मतलब ध्यान दो हर चीज पर, हर पॉइंट पे ध्यान दो। कुछ पॉइंट लगते ही नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो पॉइंट कहाँ जाके आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो आपको नहीं पता। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करते हैं, अपने एक नया क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। मान लीजिए आपका इस तरह से एक फायर है, और इस पे आपका जो चार्ज रखा है, जैसे मैं सही समझूंगा, मैं आपको थोड़ा आंसर बता देगा तुम यहाँ पर। ओके, तो इस पर मैंने आपको चार्ज दे रखा है, मान लीजिए 5q चार्ज दे दिया मैंने इस पर आपको। इसका जो रेडियस मैंने आपको दे दिया बच्चों, वो उसका रेडियस मान लो आपको r/2 दे दिया। और यहाँ पे एक और का स्फीयर दे दिया, इसका रेडियस है आपका r/3 रेडियस है। और इस पे चार्ज मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए 2q दे दिया। अगर इसको हम वायर से कनेक्ट करते हैं, इसको अगर हम वायर से कनेक्ट करते हैं, तो सवाल वही है, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने ए, इसका नाम कर दिया मैंने बी। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन बी, क्या होगा आंसर बताया तो मैं आपको कैलकुलेट कर आराम से करना, जो मैंने मेरा बताया इसका आंसर शायद 14q/5 निकल के आता है। तो जब चेक करना आंसर में कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इस बात को। आई होप कि ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अब अपन आज का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिरी टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, लेकिन थ्योरेटिकली आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नाम है आपका अर्थिंग। फिर से बता दूं ये वाली बात कि इसको थ्योरी जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं बस ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, और आपको मन है तो एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, बस मुश्किल से एक पैराग्राफ दिया है। ठीक है, तो थ्योरी सिर्फ एनसीईआरटी के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, और किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप एनसीईआरटी देख लोगे, लेकिन अर्थिंग क्या होता है मैं बेसिकली आपको इसका मीनिंग बताया था। तो सुनो क्या होता है अर्थिंग। घरों में आप अपने स्विच देखा होंगे हमेशा, घरों में जब आप स्विच देखते होगे, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग तरीके से समझना। घरों में जब आप स्विच देखते हो उसमें इस तरह से स्विच देखते होगे अक्सर। ठीक है, घरों में जब भी आप स्विच देखते होगे तो आप इस तरह के 3 स्विच देखते होगे, राइट, 3 स्विच देखते होगे। अगर हम बात करें तो 3 स्विच का मतलब क्या होता है, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, और एक होता है अर्थिंग। जो आपका ये अर्थिंग वाला है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, और एक आपका ब्लैक होता है। तो ये ब्लैक हो गया, मान लो ये ग्रीन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, तो क्या हो जाएगा ग्रीन। लाइव वायर, न्यूट्रल एंड थर्ड इज अर्थिंग। तो सुनो ये अर्थिंग का काम क्या है, पहली बात समझो। तो अर्थिंग की वायर निकल के जाती है कहीं पे, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। मान लो मैंने क्या किया, इसमें अपना स्विच घुसाया, ठीक है, और इस तरह से अपना एक स्विच इसमें लगाने की कोशिश करी। ये टॉप वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर, बोलते हैं अर्थिंग प्लग, बोलते हैं, अर्थिंग के लिए जाता है। अब क्या होता है, कहाँ जाता है, थोड़ी बताऊंगा। होता क्या है, मान लीजिए आपने इसको किसी डिवाइस से, एग्जाम्पल मान लो आपने किसी को उसको किसी फ्रिज से जोड़ा है, किससे जोड़ा है आपने, एक फ्रिज से जोड़ा है। खासकर बड़े डिवाइस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसको एक फ्रिज से आपका जोड़ा है, रेफ्रिजरेटर से जोड़ा है। तुम कभी कभी ऑब्जर्व करना इस बात को कि रेफ्रिजरेटर के कोनों को आप छूते हो तो वहाँ पे आपको करंट मारता है। रेफ्रिजरेटर के जब आप कोनों को छूते हो तो वहाँ पे आपको अक्सर करंट मारता है, वो करंट क्यों मारता है वो सुनना। तो होता क्या है कि कभी कभी ना, देखो हो क्या रहा है, आप जब इसको उसमें घुसाओगे तो जो तुम्हारा चार्ज होता है एक तरफ से आता है, एक तरफ से जाता है। ठीक है, चार्ज हमेशा क्या होता है, एक तरफ से आता है, एक तरफ जाता है, बिल्कुल। लेकिन आपके फ्रिज को क्या है, एक स्पेसिफिक चार्ज की जरूरत है। वो फ्रिज क्या बोलता है, देखो भाई मुझे तो बस इतना चार्ज की जरूरत है, इससे मेरा काम चल जाएगा, इससे मेरा काम क्या हो चल जाएगा, उससे ज्यादा मुझे चार्ज की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो होता क्या भाई, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, मान लो इलेक्ट्रॉन्स आए, गए 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 अपना काम करके फिर वापस आए 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 और यहाँ से आके
वापस इसके अंदर घुस गए, इस वाले के अंदर, तो यहाँ से निकले, ठीक है, और फिर क्या हुआ आपका, यहाँ पे वो घुस गए, वापस चले गए, क्योंकि सर्किट पूरा करना होता है ना बेटा, ये बाकी हम करंट इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे, सर्किट पूरा होना जरूरी है, एक लूप पूरा होना जरूरी होता है, करंट हमेशा इस तरह से बहता है, ठीक है, लूप में। तो होता क्या, चलो ये तो अब फ्रिज क्या बोल रहा है कि देखो मुझे इतने ही चार्ज की जरूरत है, मान लो मेरे पास मुझे 100 कूलम चार्ज की जरूरत है, एग्जाम्पल के लिए 100 कूलम चार्ज की जरूरत है, लेकिन गलती से क्या हुआ, मान लीजिए आपका जहाँ पे पावर बोर्ड लगा हुआ है या फिर आपके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसमें वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो याद करो मैंने आपको इससे जस्ट पहले एक चीज़ बताई थी कि वोल्टेज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, सॉरी, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर गलती से आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो ज़्यादा हो गई, जहाँ से आ रही है वो वोल्टेज ज़्यादा हो गई या कुछ और फॉल्ट हो गए, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके चार्ज भी ज़्यादा आ जाएंगे, यहाँ से आपके चार्ज ज़्यादा आ जाएंगे, अगर यहाँ से चार्ज ज़्यादा आ गए, तो अगर यहाँ से आ गए आपके चार्ज ज़्यादा, यहाँ से अगर चार्ज ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो होगा क्या, वो चार्ज आएंगे इसके अंदर आएंगे, फ्रिज के अंदर जाएंगे, लेकिन फ्रिज बोलेगा भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मान लो 120 चार्ज आ गए, ठीक है, 120 आ गए, 100 की जरूरत थी तो 20 बच गए, तो फ्रिज क्या बोलेगा, एक काम करो, इस 20 का मेरे पास काम नहीं है, तो क्या करेगा पता है, फ्रिज अपने पास स्टोर करता रहेगा 20 कूलम, फिर अगली बार 20 कूलम, फिर अगली बार 20 कूलम, ऐसे स्टोर करता रहेगा, क्योंकि कहीं निकलने का तरीका ही नहीं है भाई, आने वाले 100 थे, जिनका यूज था वो जितने आए उतने तो जाएंगे वापस, और जिनका यूज किया उतने तो जाएंगे, तो 20 कूलम 20 कूलम 20 कूलम क्या होते हैं, स्टोर होते जा रहे हैं, स्टोर होते जा रहे हैं। अब अचानक यहाँ पे अपना 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 सहपाठी निखिल निखिल मस्त कूदता फांदता फ्रिज में आता है, सोचता है मैं तो आज कुछ पीऊंगा, तुम समझ रहे हो किसी बात को, और पीते पीते भूल जाता है कुछ, और यहाँ पे कौन आया जिसको जो एक्सपोज था, जिसे पेंट नहीं लगा था, और उसको छूता है, तो अचानक उसको करंट मारता है, करंट मार गया, तो करंट नहीं मारता, करंट मारने का मतलब है शॉक होता है, शॉक मतलब आपके अंदर करंट जा रहा है, चार्ज जा रहा है, ठीक, करंट मारता है, अब वो बोलता है मेरे को करंट क्यों मारा, क्योंकि जो 20 कूलम थे ना, इनको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि बाथरूम में जब आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जाते हो तो चप्पल पहन के जाना चाहिए, क्योंकि चप्पल आपका इंसुलेटर का काम करती है। जब 20 कूलम एक्स्ट्रा थे, तो क्या हुआ कि जैसे उसने निखिल ने यहाँ पर टच किया, तो 20 कूलम इसके हाथ में चले गए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा थे, कंडक्टर की जरूरत थी, तो इसके हाथ में गए, और क्योंकि वो नीचे जमीन से कनेक्टेड है, नीचे जमीन भी कंडक्टर है, तो वो एक आपका एक वो बन गया, सर्किट बन गया, और यहाँ से चले गए, तो उसको सर्किट बनने की वजह से करंट मारता है। अगर उसने चप्पल पहनी होती तो करंट नहीं मारता, अगर उसने चप्पल पहनी होती तो करंट नहीं मारता, तो सर्किट पूरा नहीं होता, ठीक है, बात तो सही है। अब बोलते हैं सर अगर मान लो ऐसे तो फिर हमें बहुत बड़े झटके लग सकते हैं, कभी अगर हम ऐसे टच करने आए तो हमें तो बहुत बड़े झटके लग जाएंगे, फिर हम इससे बचने के लिए करें तो करें क्या, सवाल ये आता है, इससे बचने के लिए हम करें तो करें क्या, तो इससे बचने का तरीका क्या है, हम इसके अंदर जो हमें स्विच में हमने सिर्फ 2 वायर दिए थे ना, उसको हम कर दें 3 वायर, ठीक है, एक वायर और इसमें अटैच कर दें, और वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो बस जाके यहाँ पे टच होगा, वो बस यहाँ पे जाके इस फ्रिज के अंदर जाके टच हो जाएगा, बस कहीं ना कहीं चिपका होगा, उसको चिपका दिया होगा, उससे फायदा क्या होगा, जैसे ही वो 20 कूलम आपका एक्स्ट्रा जमा हुआ, वो ऑटोमेटिकली 20 कूलम को क्या करेगा, इस वाले वायर के थ्रू, हरे वायर के थ्रू, इसके वायर के थ्रू, वो क्या करेगा, इस वायर के थ्रू, हरे वायर के थ्रू उसको यहाँ भेज देगा, कहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा। अब बोलोगे सर हर चीज में दो नहीं होते, हर चीज में तो आपके मतलब हर चीज में तो आपके 3 स्विच नहीं होते, तो जनरली बच्चों 3 स्विच जो देखे जाते हैं, पहली बात तो बड़े डिवाइस में देखते हैं, जनरली आप जो 3 स्विच देखते हो वो बड़े डिवाइस में देखते हो, जिसको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, ठीक है, और दूसरी बात आप जनरली उसमें 3 स्विच अक्सर देखे जाते हैं जिनमें आप जिनकी बॉडी मेटल की होती है, चेक करना, एक प्रेस होती भले ही छोटी है लेकिन उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, वो पावरफुल होती है, उसको ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, और उसकी बॉडी भी कैसी होती है, उसकी बॉडी भी जो होती है वो मेटल की होती है, इसलिए अक्सर मेटल की बॉडी की अक्सर बड़ी जो बॉडीज होती हैं उनको हम 3 स्विच का लगाते हैं, छोटी बॉडीज या प्लास्टिक की जो बॉडीज होती हैं उन पे हम तीसरा स्विच लगाने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि उससे करंट वैसे भी नहीं मारेगा आपको, ठीक है, तो हम अर्थिंग करते हैं। अब अर्थिंग क्या करती है तो सुनो, तो एक्चुअली अर्थिंग है क्या, अर्थिंग कुछ नहीं, एक सेफ्टी मेजरिंग है, सेफ्टी मेजर है, डिवाइस नहीं है, सेफ्टी मेजर है, ठीक है, सेफ्टी मेजर एक बचाव का तरीका है, आपको करंट लगने से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। अब जो चार्ज जमा हो रहा है वो ऑटोमेटिकली पहले ही अर्थिंग की तरफ जा चुका होगा, तो तुम्हें करंट मारेगा ही नहीं अब, ठीक है, तो सेफ्टी मेजर है, एक तरह का बचाव एक तरीका है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ सर क्या होता है आपका अर्थिंग, तो सुनो, अर्थिंग में क्या हुआ, जो तीसरा वायर है आपका उसको हम उस वायर को ले जाके क्या करते हैं, आपका घर के कोने में या बहुत दूर, अब तो खैर पावर सप्लाई में इसको छुपा देते हैं हम, दूर जाके एक मेटल रॉड लेते हैं यहाँ पे,
एक मेटल रॉड लेते हैं और उस वायर के थ्रू मेटल रॉड लेते हैं, और ये जो मेटल रॉड होती है अक्सर कॉपर ऊपर की होती है, अच्छे वायर की होती है, ठीक है। जो मेटल रॉड लेते हैं इसको, या तो एल्यूमिनियम की होगी या आयरन की होगी, खासकर आयरन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो मेटल रॉड को हम लेते हैं, जितना अच्छा हो उतना अच्छा, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, आपकी जमीन में गाड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको अर्थ में गाड़ देते हैं कुछ हाइट पे। तुम्हारा सवाल आएगा कि अर्थ में क्यों गाड़ा, सवाल तुम्हारा आएगा सर मैंने अर्थ में ही क्यों गाड़ा, तो इसका रीजन सुनो। याद करो, अर्थ एक स्फेरिकल तरह की चीज है। वैसे अर्थ का जो शेप होती है, एक्चुअल शेप होती है जियोइड होती है, पर अर्थ को एक लगभग स्फेरिकल माना जाता है, हाँ सभी को माना जाता है, ठीक है। तो मान लो जो तुमने डिवाइस यहाँ पे जुड़ा उसको मैंने अर्थ से जोड़ा, अब अर्थ का जो रेडियस होता है ना बच्चों, वो होता है बहुत बड़ा, 6500 किलोमीटर के आसपास, बहुत बड़ा रेडियस होता है। तो अगर तुम अर्थ का पोटेंशियल निकालने जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या निकालोगे, वो सरफेस पे के क्यू बाय आर निकालोगे। अब क्योंकि जो आर ई होता है ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा होता है, तो जो सब अर्थ का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम बहुत कम बहुत कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, चाहे तुम कितना भी चार्ज भेजते रहो। लेकिन क्योंकि आर ई इतना बड़ा होने की वजह से ऑटोमेटिकली अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी जीरो, वी एज्यूम पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी जीरो। पहली बात तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात समझ में आ गई कि हम अर्थिंग करते क्यों, अर्थिंग करने का कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अर्थिंग की टेक्निकलिटीज क्या है, उसके पीछे हम क्या, उसके टेक्निकल चीजें क्या है जो आपको पता होना चाहिए, वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थ के पीछे टेक्निकलिटीज क्या होती है कि हम पोटेंशियल ऑफ अर्थ मान लेते हैं जीरो। अब किसी चीज का पोटेंशियल बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी चीज का पोटेंशियल आपका जीरो, जैसे अभी मैंने एक सवाल करवाया था कि मान लीजिए दो बॉडीज है, ये आपकी बी बॉडी है और ये आपकी ए बॉडी है, ठीक है। अब मैं बोलूँ वी ए आपका वी बी से बड़ा होता है, तो आपका चार्ज कहाँ से फ्लो करता है, ए से बी करता है। अगर मैं बोलता हूँ कि बी का पोटेंशियल जो है वो जीरो हो गया, इफ पोटेंशियल ऑफ वी बी, तो यहाँ पे वी ए जो भी हो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं ना, क्योंकि चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं, चार्ज को हम नेगेटिव नहीं मानते कभी, ठीक है। तो वी ए ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या जीरो से बड़ा ही होगा, ऑटोमेटिकली बी बी से बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बी बी से बड़ा हो जाएगा, तो हमेशा चार्ज ए से क्या करेगा, बी से फ्लो करेगा। बस मैंने फर्क क्या बोल दिया, अब इस बी का नाम अर्थ रख दिया। मतलब कोई भी दुनिया का अप्लायंस लगा दो, दुनिया की कोई भी चीज लगा दो, चार्ज हमेशा आपके किसी भी बॉडी से अर्थ में ही जाएगा, चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी से आपका अर्थ के अंदर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि भाई क्यों, तो मैंने आपको पूरा बताया अर्थिंग करते हैं, अर्थ एक सेफ्टी मेजर, ताकि आपके जो बड़े बड़े डिवाइस होते हैं उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चार्ज जमा हो रहा है उसको हम ऊपर वाले वायर के थ्रू अर्थ के अंदर भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी चार्ज एक्स्ट्रा है वो आपका अर्थ में घुस जाता है। क्यों घुसता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल आप क्या मानते हो, लगभग जीरो मानते हो, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज साइज। आई होप कि जितनी चीज मैंने आपको यहाँ समझाई है वो आप सबके समझ में आ गई होगी। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूँ, तो मतलब अगर मैंने मान लो अर्थिंग करके किया क्या मैंने, तो मान लो मेरा एक कंडक्टर है, ठीक, मेरा एक कंडक्टर इस तरह से, ठीक है, और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गई मान लो, और मुझे एक्स्ट्रा चार्ज को कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक मेटल रॉड के इस्तेमाल से, एक मेटल रॉड के इस्तेमाल से आपको क्या करूँगा, अर्थ के अंदर उसको गाड़ दूंगा, ठीक है। आई विल डिग इट अप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, इसके अंदर आ जाएगा चार्ज। अब ये अर्थ तो कितना भी चार्ज लेगी, उसका पोटेंशियल क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। और उसका वीसी क्या होगा, ऑब्वियसली वो जीरो से ज़्यादा ही होगा, अर्थ से ज़्यादा ही होगा। अब हम जनरली इसको हम अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अलग अर्थिंग का एक होता है, सिंबल होता है, कई बार तो सिंबल कुछ होता है बोर्ड में, सिंबल क्या होता है, इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आपको बोला सर ये 5 बनाने तो 6 बनाने, तो आप जितनी मर्जी बनाओ, ठीक है। तो ये किसका साइन होता है, ये होता है आपका अर्थिंग का साइन। और कभी भी आपको इस तरह का साइन दिख जाए तो आप मान जाओगे किसका साइन दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है आपको अर्थिंग का साइन, यहाँ पे अर्थ बन गई है, ठीक है। तो ये अर्थिंग का साइन हो गया। अब सुनो, अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूं, सिंपल सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक स्टेटमेंट पूछूं आपसे, पता नहीं सही है गलत है, कि ऑन अर्थिंग चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ कंडक्टर बिकम्स, आप लोग बताइए कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है, जल्दी बता दो, देखते हैं किसका आंसर होता है।
ऑन अर्थिंग चार्ज ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो। स्टेटमेंट सही है गलत है? अर्थिंग करने के बाद में आपका कंडक्टर का जो चार्ज होता है बच्चों बताइए वो आपका जीरो हो जाता है कि नहीं होता है? स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? जो बच्चे पहला आंसर करते हैं वो दूसरे का आंसर भी कर सकते हैं बाद में, स्टेटमेंट को आंसर कर सकते हैं थोड़ा। तो सोनी का आंसर आया फॉल्स, निखिल का आंसर आया नो। बिल्कुल सही बात है। इसका पहले वाले का आंसर है आपका, पहले वाले का आंसर बच्चों हो जाएगा रॉन्ग, फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखा है ये सोचना भी पाप है, ये बोलना भी पाप है और सोचना भी पाप है। ये स्टेटमेंट का हो जाएगा आपका फॉल्स, और ये स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट का हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, अब कैसे समझो? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा वो ट्रू है, कैसे? तो यार अर्थिंग एक तरह से क्या है, हमने क्या किया है, दो चीजों को जोड़ दिया है, दो कंडक्टर्स को मैंने जोड़ दिया। अर्थ एक कंडक्टर ही होती है, तो अर्थ को और मैंने दो कंडक्टर को जोड़ दिया, तो मैंने दो कंडक्टर को जोड़ दिया। जोड़ने में बेटा चार्ज कभी जीरो नहीं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जोड़ने पे आपका चार्ज जीरो नहीं होता है। आप क्या करोगे, अर्थ करने के बाद में होगा क्या, कंडक्टर, बेटा कंडक्टर में अगर तुमने चार्ज जीरो कर दिया तो फिर कंडक्टर किस काम का? कंडक्टर के अंदर फ्री, बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। अगर आपने कंडक्टर को चार्ज जीरो कर दिया तो कंडक्टर किसी काम का रहा ही नहीं। ठीक है, तो कंडक्टर में चार्ज जीरो नहीं होता। ठीक है, चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो कब तक करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल ना बराबर है, मतलब चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू द अर्थ अंटिल द कंडक्टर का और अर्थ का पोटेंशियल क्या होना हो जाए, बराबर ना हो जाए। और हम जानते हैं अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाएगा। आई होप कि दोनों स्टेटमेंट समझ आए होंगे। ठीक है, तो छोटे मोटे स्टेटमेंट इस तरह के पूछ लेते हैं। अब हम एक दो सवाल पूछ लेते हैं कि भाई न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो सुनो, तो मैं दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद आज की छुट्टी होगी, उसके साथ ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समापन घोषणा हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन कैसे आता है सुनना। मान लीजिए आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में इस तरह का सवाल है कि दो शेल है, दो शेल है यहाँ पर, टू स्फेरिकल शेल्स, टू स्फेरिकल शेल्स आपको दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मुझे बता रखा है कि बाहर वाले चार्ज पे आपने 4 चार्ज दिया, बाहर वाले उस पर आपने सरफेस से 4 चार्ज दिया। ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका आर है, ये वाला जो रेडियस है वो आपका 2r है। सवाल बोलता है कि मैंने क्या किया, अंदर वाली सरफेस को क्या कर दिया, अंदर वाली सरफेस को आपका अर्थ कर दिया। अगर उसको ऑटोमेटिक से बनाऊं, क्या किया, आपका अंदर वाली सरफेस को इस तरह से उठा के इसको मैंने अर्थिंग कर दी, अंदर वाली सरफेस की अर्थिंग कर दी। अगर अंदर वाले बच्चों की सरफेस की मैंने अर्थिंग कर दी, सवाल होता है फाइंड द फाइनल चार्ज on the inner shell। देखो बाहर वाले शेल के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी उसके साथ उन्होंने अर्थिंग करिए, अर्थिंग को अंदर के साथ करिए। ठीक है, तो सर अब हम क्या कर सकते हैं सवाल में, तो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो समझ लो, बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिमाग नहीं है। तो मैंने बोला कि मान लो अर्थिंग करने के बाद में, मान लीजिए अर्थिंग करने के बाद में, आफ्टर अर्थिंग मैं मान लेता हूँ कि इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, क्यू डैश आता है। देखो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो खास ध्यान देना, एक सवाल वैसे ही करना पड़ेगा। मान लो आफ्टर अर्थिंग अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा, क्यू डैश, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अंदर बाहर वाले चार्ज से अंदर वाले चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी हमें पोटेंशियल निकालना है। मैंने बोला लेट आपका अंदर वाले पे शेल पे आपका फाइनल चार्ज क्यू डैश आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, आपका इनर शेल पे लिखूंगा आपका पोटेंशियल। मैं जानता हूँ कि आफ्टर अर्थिंग जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आफ्टर मैंने लिखा ही नहीं वाली बात, तो आफ्टर ऑन अर्थिंग फाइनल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बिकम जीरो। तो मुझे जिसको मैंने अर्थिंग करी है उसका पोटेंशियल क्या कर दूंगा, मैं जीरो कर दूंगा। अब आपका काम क्या है, अब मान लो ये सवाल भूल जाओ, अब आपको मैंने ये सवाल दिया होता, मान लो इस तरह सवाल दिया होता, तो देखो बेटा यहाँ पर है आपका क्यू डैश। देखो ये सारी चीज मैंने आपको इसलिए पढ़ाई आज, शेल के ऊपर पोटेंशियल निकालने का तरीका इसलिए पढ़ाया था। मान लो बेटा आपके सामने ये सवाल है, और ये आर है और ये 2r है, और मुझे बोलता है कि भाई ये S1 सरफेस है
तो मुझे वी एस निकाल देता है। तो बड़ा सिंपल सा है सर, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो वी एस क्या हो जाएगा सर, ये सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे के क्यू डैश बाय स्मॉल आर, मतलब वो सॉरी स्मॉल आर नहीं आर, और ये 4 की बाहर वाली सरफेस पे है, तो सरफेस पोटेंशियल यानी के 4 क्यू बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना है 2 आर है, ठीक है। ये पोटेंशियल निकालना मैंने आपको सिखा चुका हूँ पहले, उसी का यूज कर रहा हूँ। ये तो ये भी हो जाएगा, बस यहाँ पे लिख देता हूँ, तो के क्यू डैश बाय आर प्लस के 4 क्यू अपॉन 2 आर। इसको मैं जीरो क्यों कर रहा हूँ जीरो, क्योंकि मैंने अर्थिंग पे पोटेंशियल मेरा क्या होता है जीरो। अब कुछ नहीं, अब बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है आराम से। के से के कटेगा, यहाँ सामने जीरो है, आर से आर कटेगा, सामने जीरो है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यू डैश इज इक्वल टू -2, क्यू डैश इज इक्वल टू -2। मैं समझता हूँ बच्चों आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आज का टॉपिक खत्म करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, वरना आपका क्वेश्चन ऐसे ही लटकता जाता है पोर्शन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ, अर्थिंग समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बताओ, क्या अर्थिंग आपको समझ में आई है कि नहीं आई जल्दी बताओ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो मान लीजिए अपन इस तरीके से एक हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देखते हैं कि आपसे होता है कि नहीं होता है। वैसे इस तरह से और सरफेस है, मैंने क्या कर दिया इस बार, इस जो सेकंड सरफेस है इसको मैंने क्या कर दिया आपका अर्थिंग कर दी इसकी, ठीक है, इसकी मैंने अर्थिंग कर दी। ये इसका मतलब है बम्प है, मतलब इससे टच नहीं है, ऊपर से उठा के आएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैं आपको क्या करता हूँ, चार्जेस देता हूँ आपको, आपको चार्ज देता हूँ, चलो आपकी मर्जी। यहाँ पे ले लिया मैंने क्यू, यहाँ पे मैंने रख दिया आपका क्यू, और मैंने बाहर वाली सरफेस रख दिया आपका 6 क्यू। अगर रेडियस की बात करूँ, रेडियस की बात करूँ यहाँ पे, तो मान लीजिए ये रेडियस है आपका आर, ये रेडियस है आपका 2 आर और ये रेडियस है आपका 3 आर, ठीक है। इस तरह से सवाल है फिर से आपका, फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन शेल 2, शेल 2 मतलब बीच वाले, शेल 1 मान लो उसको, इसको शेल 2, इसको शेल 3, 3 शेल है, किस पे निकालना है। तो सवाल बहुत आसान है, जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से आप निकाल भी लोगे। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल निकालना होता है ना, तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की होती है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, वी फाइनल ऑफ शेल 2 या सरफेस 2 को जीरो करना है। तो उसके लिए मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपसे से कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शेल 2 ये है, इसके ऊपर निकालना है। तो देखो सर ये क्यू है और ये क्या है आपका, ये कैपिटल क्यू है, दोनों कैपिटल क्यू है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपका, सर मैं यहाँ पे करता हूँ आपका, एक सेकेंड, ठीक है, तो ले लिया आपने, ले लिया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है कि अगर देख कि अंदर ही तो पॉइंट चार्ज का काम करेंगे ना, तो टोटल चार्ज में आपका 2 क्यू हो गया, वरना आप लिख भी सकते हो के क्यू बाय, चलो एक काम करो पॉइंट चार्ज तो दोनों को लेता हूँ मैं, यहाँ पे के 2 क्यू हो गया डिवाइड बाय, लिख तो खुद ही पाओगे यहाँ पे, यहाँ से कितनी दूरी पे होगा पॉइंट चार्ज, सर आपका 2 आर की दूरी पे होगा, 2 आर, ठीक है। फिर आप प्लस 2, इस पे कोई, इस पे मैंने क्या मान लिया, इस पे मैंने क्यू डैश चार्ज मान लिया, फाइनल चार्ज मैंने यहाँ पे क्यू डैश मान लिया, सरफेस पे है तो के क्यू डैश बाय 2 आर हो गया, प्लस बाहर वाली सरफेस, सरफेस पे है तो सरफेस चार्ज, सरफेस पोटेंशियल, तो के 6 क्यू, बाहर वाली का क्या है आपका, बाहर वाली का रेडियस है आपका 3 आर इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से हर किसी को पोटेंशियल लिखना तो समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है, कोई तकलीफ वाली बात इसमें है नहीं। सॉल्व करते हैं इसको बहुत सिंपली, आर से आर गया, यहाँ से आपका ये बना आपका के से के गया, ठीक है। यहाँ बना क्यू, यहाँ बना आपका क्यू, के को क्या चुका है, यहाँ बना क्यू डैश बाय 2, कैसे बना यहाँ पे 2 क्यू। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा बच्चा क्यू डैश का, वो निकल के आएगा आपका 2 3 3 -3 यानी -6 क्यू, -3। क्या सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना होता है सवाल में यार, कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी सवाल होते हैं, ठीक है, बहुत ईजी सवाल होते हैं। एक सवाल आपको होमवर्क देता हूँ, एक सवाल मानो आपको होमवर्क दिया,
मैंने इस बार क्या किया, बस छोटा सा फर्क करता हूँ कि मैंने यहाँ अंदर की तरफ इस बार माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू रख दिया, यहाँ पे 6 क्यू रख दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, फिर से इसको मैंने आपका इस तरह से वो किया, अर्थिंग करी है। ये शेल 1 मान लो, ये शेल 2 मान लो, ये शेल 3 मान लो। फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन शेल 2। रेडियस की बात करूँ तो सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, बस थोड़ा डिफरेंस किया है। ये आर हो गया, ये 2 आर हो गया, और ये आर वाला आपका 3 आर हो गया, ठीक है। आंसर दे देता हूँ मैं इसका। चलो जो आंसर निकल के आएगा आपका -4 क्यों निकल के आएगा, आप लोग निकालोगे, मुझे पूरी पूरी आपसे उम्मीद है अच्छे से। बच्चों अगर हम बात करें आज की, तो आज की क्लास में अपन को इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ में बहुत दिनों की मेहनत के बाद में, बहुत दिनों की सरदर्दी के बाद में, और बहुत इतनी मेहनत करने के बाद में आपका आज घोषणा होती है इस बात की कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है बहुत बड़ा था, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। यहाँ पे वो एंड होता है। कृपया करके जितने सवाल हो सके आप मॉड्यूल पे आप लगा सकते हैं, जितने भी सवाल बनते हैं मॉड्यूल पे लगा सकते हैं आप। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझ में आया होगा। पहले अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा भी हुआ करता था, उससे अब अच्छा ही हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जितने जवाब ज़्यादा आप सवाल लगाते जाओगे, जितने ज़्यादा डाउट आप क्लियर करते जाओगे, उतना ही भला आपके लिए, उतना ही अच्छा आपके लिए, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँ जो IIT लेवल तक की होती है ना, मैंने उस लेवल को भी मेंटेन रखा है, IIT एडवांस के लेवल को मेंटेन रखा, मैंने नीट के लेवल को मेंटेन रखा, मैंने बोर्ड के लेवल को मेंटेन रखा है। तो आई होप सबको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि भाई प्लीज सवाल लगाना, सवाल नहीं लगाओगे तो पढ़ने में कोई मजा नहीं है, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बस एक बात शेयर करनी है, तो मैं वीडियो के बाद ही शेयर करूंगा आपसे, एक सेकंड बंद भी करता हूँ वीडियो को।